अस्सलाम वालेकुम। वेलकम ऑल टू द प्रोग्राम। टुडे बीइंग द फर्स्ट डे, आज का पहला दिन है। विल स्टार्ट। एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि भाई शेयर मार्केट जो है बहुत ज़्यादा पेचीदगी का सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि ये हमारा सिलेबस नहीं होता है इसलिए लोग इससे जो है डरते हैं कि हमने ना इसको कभी किया है, ना स्कूल में पढ़ा है और ना कॉलेज में ये हमारा सब्जेक्ट रहा। कोई कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो शायद एक आध सब्जेक्ट उनमें होता है, लेकिन वो भी थियोरेटिकल होता है, प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं होता। आपने CA CFA किया होगा तो एक आध सब्जेक्ट उसमें होगा, लेकिन प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं होगा। कहीं जो है इसका जिक्र नहीं होता है, घर में खानदान में कहीं इसका जिक्र नहीं होता है। तो ये सब्जेक्ट आपके लिए नया है, तो बिल्कुल डरने की बात नहीं है। बात चीज़ें आपको बाउंस भी हो जाए तो भी डरने की बात नहीं है। इसको जो है हर दिन की रिकॉर्डिंग आपको शेयर की जाती है। तो शेयर करने के लिए आपको क्या करना है कि उसको अगर ना समझ में आए तो उसको दोबारा घर पे जो है बैठ करके इत्मीनान से उसको देखो, और उसकी ज़रूरत है कि इसकी नोट्स बनाएं। नोट्स बनाने से क्या होता है कि जो चीज़ रिवीजन होती है और आप उसको ध्यान से लिखते हैं तो चीज़ जो है ना जहन में जो है रिपीट हो जाती है, और रिपीट होने से क्या होता है कि फिर वो याद दहानी हो जाती है, और जो चीज़ दिमाग में चले गई या दिल में उतर गई तो फिर ज़िंदगी भर आदमी जो है उसको नहीं भूलता। तो कोई पेचीदगी नहीं है, हमने कोशिश किया है इसको जो है आसान बनाने के लिए हमारे तरफ से। तो हमारे साथ बने रहे। ऐसे मैंने पहले ही कहा कि भाई ये शेयर मार्केट जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेट सब्जेक्ट है और बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ये। इसको इतना भी नहीं कि हमने आसान कर दिया तो आपने कह दिया कि भाई आसान हो गया, इतना भी आसान नहीं है, लेकिन हमने इसको कोशिश की आसान करने के लिए। तो हमारे साथ बने रहे। फिर भी बहुत बाज लोग जो है थोड़ा जो है थोड़ा सा यहाँ ऊंच नीच हो जाती तो वो जो है ग्रुप को छोड़ देते हैं, लर्न करने की फिक्र नहीं करते। कोशिश करें कि इसको जो है सीख करके जाए सब्जेक्ट को। तो क्वेश्चन है कि भाई शेयर मार्केट है क्या? शेयर मार्केट है क्या? शेयर मार्केट जो है जैसे हम पार्टनरशिप करते हैं नॉर्मल लाइफ के अंदर। मैंने पार्टनरशिप किया, राम और श्याम दो दोस्त है, राम और श्याम ने पार्टनरशिप की। राम के पास पैसा था 1 लाख रुपया, राम ने 1 लाख रुपया श्याम को दे करके जो है उन्होंने आपस में पार्टनरशिप कर ली। श्याम को बिजनेस की नॉलेज थी तो श्याम ने अपनी नॉलेज का इस्तेमाल किया। पैसा नहीं था, राम के पास जो है नॉलेज नहीं थी, पैसा था। दोनों ने आपस में मिल करके जो है पार्टनरशिप करी। जो भी कारोबार करना है, फिश का कारोबार करना है, फ्रूट्स का कारोबार करना है, जो भी है, स्क्रैप का कारोबार करना है, जो अच्छा लगा उन्होंने किया। तो नॉर्मल पार्टनरशिप में क्या होता है कि दखल अंदाजी होती है, एक दूसरे के अंदर दखल अंदाजी करते हैं। प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग रेशियो आपका डिफाइन होता है। शेयर मार्केट भी वैसे ही है। शेयर मार्केट में क्या किया, आप किसी कंपनी के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट करते हो और उसके आप पार्टनर बन जाते हो। एग्जाम्पल ले लिया आपने टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स जो है एक कंपनी है, आपको ये कंपनी अच्छी लगी, आपने इसके एक शेयर बाय किया। एक शेयर की कीमत थी 300 रुपया, आपने 300 रुपया दे करके एक शेयर बाय कर लिया। तो इस कंपनी के अंदर जो है आप एक शेयर के हकदार, एक शेयर के मालिक हो, तो इसलिए जो है आप भी इस कंपनी के पार्टनर हो। ठीक है। दूसरे बंदे ने जो है इसके 100 शेयर खरीद लिया। आपने 300 रुपये, आपके 300 रुपये थे तो आपने एक ही शेयर खरीद लिया। मेरे पास 30,000 रुपया थे, मैंने इस कंपनी के जो है 100 शेयर खरीद लिया कि एक एक शेयर की कीमत है 300 रुपया और मैंने 100 शेयर खरीद लिया, तो कितना हो जाएगा? ये हो गया आपका 30,000 रुपया। तो ये आपके ऊपर है आपको कितना खरीदना है। ऐसे लाखों करोड़ों शेयर कंपनी के जो है वो फ्लोट होते रहते हैं। तो चाहे आपने एक शेयर खरीदा, आपने 100 शेयर खरीदा, 1000 खरीदा, लाख खरीदा, आप कंपनी के पार्टनर ही कहलाएंगे। ऐसा नहीं है। हाँ, प्रोपोर्शन अलग है कि भाई आप छोटे पैमाने पे पार्टनर है, वो बड़े पैमाने पे पार्टनर है। ओके। तो ये भी है पार्टनरशिप। लेकिन शेयर मार्केट के अंदर जो है आपको दखल अंदाजी का जो है वो अलाउड नहीं है। एग्जाम्पल ये है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स की कंपनी है। टाटा मोटर्स में जो है अलग अलग लोगों ने जो है अलग अलग जगह से जो है कि कोई केरला में था, वहां से इसने इन्वेस्टमेंट किया। कोई महाराष्ट्र वाला था, उसने इन्वेस्टमेंट किया। कोई MP वाला था, कोई UP से इन्वेस्टमेंट किया, किसी ने कश्मीर से किया, किसी ने पंजाब से किया, किसी ने जो है हरियाणा से किया। ठीक है। इस तरीके अलग अलग लोगों ने जो है इन्वेस्टमेंट किया। अब अगर ये लोग जो है किसी वजह से कंपनी के जो है कारोबार से जो है खुश नहीं है, केरला वाला खुश नहीं है, MP वाला खुश नहीं है, वहाँ पंजाब वाला हरियाणा वाला खुश नहीं है। अब इन लोगों ने क्या किया,
बाज लोग को जाति दुश्मनी भी होती है, तो जाति दुश्मनी के हिसाब से वो जो है किसी थर्ड पार्टी को भी अपॉइंट कर लेते हैं, भैया उससे जो है बदला लेना है, आप खड़े हो जाओ। बाज लोग खुद सामने आके खड़े हो जाते हैं परेशान करने के लिए। अब केरला वाले ने जो है उसकी कंपनी से नाखुश था, उसने केस कर दिया। एमपी वाला नाखुश था किसी वजह से, उसने भी केस कर दिया। हरियाणा वाला नाखुश था, उसने भी केस कर दिया। महाराष्ट्र वाला नाखुश था, उसने भी केस कर दिया। अब ये कंपनी वाला अपना काम काज देखे या फिर जो है केसेस को अटेंड करे। अब इंडियन लॉ के हिसाब से केरला का केस केरला में चलेगा, महाराष्ट्र का केस महाराष्ट्र में चलेगा, हरियाणा का केस हरियाणा में होगा, पंजाब का केस पंजाब में होगा। तो ये बंदा अपना कामकाज देखे, फैक्ट्री चलाए कि ये केस के पीछे जावे। तो गवर्नमेंट की तरफ से जो है ये ऐलान हुआ कि भाई अगर आपने कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया तो कंपनी पे आप डायरेक्टली जो है केस नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपकी कुछ भी ग्रीवेंसीज है, कोई आपका डाउट्स है, किसी बात का शक शुबा है, तो कोई अथॉरिटी होती है, उस अथॉरिटी को आप लिख सकते हो। एग्जाम्पल ले लो कि भाई हमारे पास जो है जितने भी बैंक्स है, इन सब का हेड कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसे हम आरबीआई कहते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हर नोट के पीछे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा रहता है। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इंडिया के अंदर जितने भी कोने में छोटे बड़े जितने बैंकें हैं, पतपेटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, नेशनलाइज बैंक है, फॉरेन बैंक है, जितने भी है, इन सब की रिपोर्टिंग किसको होती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। अगर आपको जो है आपके इलाके में किसी बैंक के अंदर गड़बड़ी नजर आ रही है, आपको लगा कि यार तो बहुत गड़बड़ी हो रही है, तो आपको किसको लिखना पड़ेगा? आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लिखोगे, भाई ये गड़बड़ी हो रही है, आपको फाइन करो। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगा? फाइन करेगा और आपको जो है उसके बारे में इन्फॉर्म करेगा, भाई ये फाइंडिंग हुई है, गलत है या। तो एक अथॉरिटी है, बैंकों का जो हेड है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बैंकों का जो हेड है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो कोई भी अगर आपका क्वेरी है, ग्रीवेंसेस है, कोई कंप्लेंट है, वो आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लिखना पड़ेगा। उसी तरीके से जो है इस सिलसिले में जो कंपनी की बात आती है, कंपनी के अंदर शेयर मार्केट की बात आती है, तो वहां जो है तो अथॉरिटी है, एक होती है बीएसई जिसे हम कहते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरा है एनएसई जिसे हम कहते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है ये ब्रिटिश के ज़माने का है, ब्रिटिश के ज़माने का जो है ये बना हुआ है, उसके बाद बना नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब 1992 के अंदर बहुत बड़ा कांड हो गया था, स्कैम हुआ था, जिसे कहते हैं हर्षद मेहता स्कैम। हर्षद मेहता स्कैम हुआ ना, तो गवर्नमेंट जो है वो सत्ते में आ गई, जैसे विजय माल्या का स्कैम हो गया और जो दूसरे जो स्कैम हो गए। तो इसके लिए गवर्नमेंट जो है लायबल रहती है, आंसरेबल। गवर्नमेंट को इसको आंसर देना पड़ता है कि भाई आपके मौजूदगी में ये बंदा फरार कैसे हो गया, पैसे की जो है इसने स्कैम कैसे कर लिया। तो गवर्नमेंट को उसको जवाब देना पड़ता है। तो हर्षद मेहता के टाइम पर भी जो है गवर्नमेंट जो है, क्योंकि ये शेयर मार्केट जो है ये हमारे देश की शान होती है, नाक होती है, ऐसा ही नहीं कि सरसरी है, ये हमारे देश की नाक है। बिकॉज जितने फॉरेन के फंड्स वगैरह आते हैं वो आपकी इकोनॉमी को देख करके जो है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं अब हमारी कंट्रीज के अंदर। तो जैसा मैंने पहले कहा था हमारे वेबिनार के अंदर कि इंडिया जो है पहले भी सोने की चिड़िया थी, आज भी इंडिया जो है सोने की चिड़िया है। तो अगर आप देखोगे कि शेयर मार्केट के अंदर इतना जो है कोविड चल रहा है, लेकिन शेयर मार्केट ऊपर ही ऊपर चल रहा है, बिकॉज फॉरेन का बहुत सारा पैसा जो है इंडिया के अंदर आ रहा है। अब ज्यादातर पैसा जो है मिडिल ईस्ट से जो है इंडिया में आ रहा है। मिडिल ईस्ट से आने की वजह क्या है कि आपने देखा पेट्रोल डीजल की गाड़ियां जो है वो बंद हो रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रही है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आएगी तो अल्टीमेटली पेट्रोल डीजल के जो है वो खपत जो है कम हो जाएगी, कंजप्शन कम हो जाएगा। तो दे ऑल्सो नीड, उनको भी एक ऑल्टरनेटिव मार्केट चाहिए कि अपना पैसा कहाँ लगाए, उनको भी तो बिजनेस एक्सपांड करना है। तो एक है कि भाई इंडिया इंडिया जो है ग्रोथ पर है, क्योंकि चाइना जो है कोविड के हिसाब से चाइना को बहुत बड़ा सेटबैक मिला, लोग दुनिया जो है चाइना से नाराज है। तो चाइना का ऑल्टरनेटिव क्या है? चाइना का ऑल्टरनेटिव है वो है इंडिया। तो इंडिया के पास बहुत ग्रोथ है, पोटेंशियल है। इसलिए जो है जैसे मैंने कहा कि सोने की चिड़िया है इंडिया, पहले भी थी आज भी है, तो हमको इसका फायदा उठाना चाहिए। तो हर्षद मेहता का जो स्कैम हुआ उस वक्त जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज था, प्राइवेट बॉडी थी, तो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल हो गई, तो गवर्नमेंट ने जो है एक्शन लिया। उसके बाद जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बना। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का हेड ऑफिस दिल्ली के अंदर है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का हेड ऑफिस बॉम्बे के अंदर है। हाँ, फिर जो है दोनों को जो है गवर्नमेंट ने अपने कब्जे में ले लिया। अब ये जो है जितने भी स्कैम्स होते हैं, इससे क्या होता है, जैसे मसलन जो है मेरे करीबी जो है बैंकों के अंदर जो है हम देखते हैं हमारे करीब के बैंकों के अंदर कभी जो है स्कैम हो जाता है, घपला हो जाता है, तो हम कोशिश करते हैं कि अब मेरा पैसा मुझे वापस मिल जाए, मेरा मुद्दल मुझे वापस मिल जाए। हमें इंटरेस्ट की नहीं जरूरत है, हमारा कैपिटल जो लगा हुआ है, हमारा पैसा हमको वापस मिल जाए। तो वैसे ही जो है हमारे इंडिया के अंदर
जो मेन जो फॉरेनर्स जो होते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं वो FIIs होते हैं। FIIs जो है ये बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, FIIs है और FPIs है, फॉरेन इन्वेस्टर्स। हाँ, और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। आगे इसके बारे में हम और देखेंगे। दूसरे जो होते हैं वो DIs होते हैं, जिसे हम कहते हैं डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स। ओके, तो ये दो मेजर होते हैं इन्वेस्टर्स। अब जो भी फॉरेन के लोग होते हैं वो तो डॉलर में पैसे लाएगा, पाउंड में पैसे लाएगा। मिडिल ईस्ट से लोग जो आएंगे वो दिनार दिरहम में पैसे लेकर आएंगे। तो ये कोई बेवकूफ़ नहीं है, ये बहुत जो है इंटेलिजेंट होते हैं, और इनको कहाँ इन्वेस्टमेंट करना, जहाँ इनको ज़्यादा फायदा मिलेगा वहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे। जरा भी चू चाह हुई अपना पैसा लेकर के ये लोग जो है वो फरार हो जाएंगे। उनको आपसे, आपकी कंट्री से कोई मोहब्बत नहीं है, उनको तो अपनी जो है पैसे से मोहब्बत है। जब तक जो है कारोबार ठीक ठाक चल रहा है वो करते रहेंगे, जरा सी ऊंच नीच हुई पैसा लेके चले जाएंगे। तो बहुत बड़े पैमाने पे जो है FIIs और DIs तो लोकल ही है, FIIs का जो है इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री के अंदर है। तो अगर ऐसा कोई स्कैम हो गया, कोई घपला हो गया, कोई घोटाला हो गया, तो वो अपने पैसे फौरन निकालते हैं और लेके चले जाते हैं। तो ये हमारे लिए जो है वो एक, हमारी जो है वो नाक ये हो जाती, कट जाती। इसलिए जो है गवर्नमेंट को उनको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। और जहाँ पैसे का मामला है तो वहाँ तो जो है वो तो गड़बड़ी होनी ही होनी है, फ्रॉड होना ही होना है। जहाँ गुड़ होगी वहाँ मक्खी तो होना ही होना है। आपने गुड़ रख दिया तो मक्खी तो आनी ही आनी है। तो जहाँ पैसे का मामला होगा वहाँ तो फ्रॉड 100% होना है। इसलिए आप देखोगे बैंकों के अंदर और जहाँ जो है कैश का ट्रांजैक्शन होता है वहाँ फ्रॉड 101% होना ही होना होता है। तो शेयर मार्केट के अंदर अगर आपने किसी कंपनी के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट किया तो आप उसके पार्टनर बन गए। तो इसमें दो तरीके से होते हैं। जो शेयर मार्केट का जो करता धरता जिसने कंपनी को बनाया है उससे तो हम कहते हैं प्रोमोटर। एग्जाम्पल ले लो, जैसे भाई टाटा मोटर्स के अंदर कौन है? टाटा। टाटा ने इस कंपनी को बनाया, तो टाटा जो है उस कंपनी का मालिक है, तो वह है उसका प्रोमोटर। और आप कौन है? आप उसके जो है शेयर होल्डर है, क्योंकि आपने उस कंपनी के अंदर पैसे लगाए अपनी जाति। चाहे वो आपने 1 रुपया लगाया, 100 रुपया लगाया, 1000 लगाया, लाख रुपया लगाया, जितना भी लगाया, आप जो है उस कंपनी के क्या हुआ? पार्टनर हो गए। तो यहाँ उसको अल्फाज जो है शेयर होल्डर कहा जाता है। और उसके जो मालिक है, जैसे टाटा मोटर्स के अंदर टाटा है, तो टाटा जो है उस कंपनी का मालिक है, तो वो उसका प्रोमोटर है। तो आपने देखा कि शेयर मार्केट जो है इज नथिंग बट अ पार्टनरशिप। आपने जो है किसी कंपनी के अंदर जो है, अच्छी कंपनी के अंदर पार्टनरशिप में आपने जो है पैसे लगा दिए। ओके ना, एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं कि हमारे पास जो है KFC और मैकडोनल्ड। KFC मैकडोनल्ड अक्सर लोग जो है इन आउटलेट को जानते हैं। अब जो छोटे बड़े शहर के अंदर जो है वो मैकडोनल्ड है, KFC है, लोग जानते हैं। अब ये जो KFC मैकडोनल्ड है, इनको अपने बिजनेस को एक्सपांड करना है। किसी बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। तो उन्होंने कहा भाई हमें 20,000 करोड़ की जरूरत है। 20,000 करोड़, तो आपने 20,000 लिखा, अगर 7 0 आगे लगाना है, 7 0, 7 बार अगर आगे सिफर आपको लगाना है, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 20,000 करोड़ की इनको जरूरत थी। कितने करोड़ की? 20,000 करोड़। इनको अपना जो है अपने बिजनेस को एक्सपांड करना है। कहाँ एक्सपांड करना है इनको? तो जितने भी एक्सप्रेस हाईवेज बने हैं इंडिया के अंदर, उन एक्सप्रेस हाईवेज पे इनको अपनी जो है आउटलेट खोलना है। जितने स्कूल कॉलेजेस है उनके अतराफ में इनको आउटलेट खोलना है। जितने हिल स्टेशन है और जो है समंदर के जो है इलाके हैं वहाँ इनको करना है। बड़े बड़े शहरों के अंदर जो है इनको जो है हिल स्टेशन वगैरह पे इनका आउटलेट इनको ओपन करना है पूरी इंडिया में। अब आउटलेट ओपन करने के लिए, आउटलेट यानी ब्रांचेस, फ्रेंचाइजी, इसको ओपन करने के लिए क्या की जरूरत है? तो पहले तो है आपको जगह की जरूरत है। जाहिर सी बात है, जगह की जरूरत है। एक बार जगह फाइनल हो गई तो फिर आपको लाइसेंस की जरूरत है। लाइसेंस क्यों जरूरत है? बिकॉज ये जो वो रेस्टोरेंट है ना, होटल, जहाँ अपन खाना पीना होता है, तो खाने पीने के लिए आपको लाइसेंस की जरूरत होती है। फिर आपका लीज लाइसेंस, लीज एग्रीमेंट। तो आपने जिस जगह वाले से आपने जो है भाड़े पे लिया, उसका लीज एग्रीमेंट पे 5 साल के लिए लिया आपने, 10 साल के लिया, उसका लीज एग्रीमेंट करेंगे। फिर उसके बाद क्या हुआ? आपका इंटीरियर। क्योंकि ये ऐसे बड़े बड़े जितने भी फॉरेन के जितने आउटलेट्स होते हैं, इनका डिजाइन, इनका पैटर्न, इनका इंटीरियर एक जैसा होता है। इनका लोगो, इनकी कैप्स, इनका जो है जो इनके काम करने वाले लोग हैं, इनके ड्रेसेस वगैरह एक स्टैंडर्ड होता है। कहीं भी दुनिया किसी कोने में जाओगे KFC का, तो पता चले भाई ये KFC का ये आउटलेट है, ये मैकडोनल्ड का आउटलेट है, तो उनके जो है ड्रेस कोड एवरीथिंग विल बी सेम पूरी दुनिया के अंदर। फिर उसका इंटीरियर हो गया, फिर उसके मैन पावर को हायर करना। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें होती है। तो इनको 20,000 करोड़ की जरूरत है। पूरी इंडिया के अंदर जो है इन्होंने अपना जो है एक प्रोजेक्ट बना के सबमिशन कर दिया।
अब जो है 20,000 करोड़ आएगी कहाँ से? तो उन्होंने अपने दोस्तों से बात किया, जो बिजनेस पार्टनर्स है उनसे बात की, भाई हमको एक्सपांशन करना है, पैसे की जरूरत है। कहा भाई प्लान तो बहुत अच्छा है लेकिन इतने पैसे नहीं है हमारे पास। तो किसी ने एडवाइस दिया कि आप बैंक को अप्रोच कर लो। तो ये जो है अपना प्रपोजल लेके बैंक के पास चले गए। तो बैंक ने इनके प्रपोजल को स्टडी किया, कोलेटरल को देखा। भाई बैंक सिक्योरिटी देखता है ना, भाई तुम क्या जमा कर रहे हैं, भाई इतना पैसा लेके जाओगे तो कुछ तो देना पड़ेगा आपको बैंक को। कोलेटरल भी दे दिया इन्होंने। लेकिन बैंक का क्या हिसाब होता है, बैंक ने एग्री किया कि भाई हम आपको देने के लिए तैयार है। लेकिन बैंक का क्या होता है कि मोमेंट उसने जो है आपको लोन सैंक्शन किया, अगले महीने से उसका ईएमआई चालू होता है। ईएमआई का मतलब हफ्ता चालू हो जाता है। अब 20,000 करोड़ का जो है प्रिंसिपल यानी उसका जो है मुद्दल अमाउंट प्लस उसका ब्याज का अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब इनका काम जो है शुरू नहीं हुआ ना, इनका काम तो शुरू कब होगा? जब ये सब चीजें मुकम्मल हो जाएगी, भाई जगह मुकम्मल हो गई, फिर उसका लाइसेंस होगा, फिर उसका एग्रीमेंट बनेगा, फिर उसका इंटीरियर होगा, फिर उसकी मैन पावर को हायर करेगा, फिर उसका एडवर्टाइजमेंट होगी, और फिर वो पूरा होने के बाद में इसको हो सकता है वो 18 महीने या 2 साल भी लग जाए। भाई पूरे इंडिया में करना है इसको, तो ऐसा तो नहीं कि भाई। तो उनको पता है कि भाई हमारा काम का जो शुरू होगा, यानी हमारा प्रोडक्शन जो शुरू होगा वो 2 साल बाद होगा, उसके पहले तो कुछ हमारे पास आमदनी तो है ही नहीं। तो बैंक वाले ने कहा ना, हम अगर आपको पैसे सेंक्शन करेंगे तो अगले महीने से हमारा क्या होगा, इंटरेस्ट लागू हो जाएगा। इन्होंने कहा भाई नहीं ऐसा नहीं, हम तो 2 साल बाद जो है, जो भी आपका काम है 2 साल बाद जो है हम शुरू करेंगे। तो बैंक से इनका एग्रीमेंट नहीं हुआ। किसी ने इनको एडवाइस दिया कि आप जो है कंपनी फॉर्म कर लो और जो है लोगों से पैसे ले लो। तो इनको ये आइडिया पसंद आ गया। इन्होंने क्या की, कंपनी फॉर्म कर ली अपने नाम से, अपने फैमिली के नाम से, दोस्तों के नाम से, जिनको डायरेक्टर्स वगैरह बना दिया, कंपनी फॉर्म कर दी। और कंपनी फॉर्म करने के बाद में अपना प्रपोजल जो है वो जो अथॉरिटी है, जैसे बैंकों के अंदर अथॉरिटी कौन सी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मुझे अगर बैंक के लिए लाइसेंस चाहिए, मुझे बैंक के लिए लाइसेंस चाहिए, तो मैं किसको अप्रोच करूंगा? मैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अप्रोच करूंगा कि भाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मुझे लाइसेंस, मुझे नया बैंक खोलना है तो लाइसेंस दीजिए। अगर मैं क्राइटेरिया में फिट हो गया तो रिजर्व बैंक मुझे लाइसेंस देगा, नहीं फिट हुआ तो रिजर्व बैंक मेरा लाइसेंस नहीं देगा मुझे। तो मैंने जो है कंपनी फॉर्म कर दी, और मैंने आईपीओ के लिए जो है बीएसई एनएससी को अप्रोच किया। बीएसई क्या है, एनएससी क्या है, मैंने बताया यहाँ दो अथॉरिटी है। बैंकों के अंदर एक ही अथॉरिटी है, वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ दो अथॉरिटी है, एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब जो है जब हर्षद मेहता का स्कैम हुआ था तो गवर्नमेंट चाहती तो बीएसई को स्क्रैप कर सकती थी, क्या भाई इसको हटा दे, लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा किया नहीं। दोनों एंटिटी को उसने जो है साबुत रखा कि बीएसई भी अपने जो है अपनी जगह पर है, एनएससी भी, लेकिन दोनों किसके कंट्रोल में? गवर्नमेंट के कंट्रोल में। अब आपने कंपनी जो है फॉर्म की, तो कंपनी आप चाहो तो उसको बीएसई में लिस्ट कर लो या एनएससी में लिस्ट करो, ये आपके ऊपर है। कोई भी कंपनी फॉर्म होती है तो वो या आपने उसको रजिस्टर किया बीएससी के अंदर, या आपने रजिस्टर कर दिया उसको एनएससी के अंदर, या आपने रजिस्टर किया दोनों के अंदर, कोई हर्ज नहीं है उसमें, कोई जो है ये नहीं है। तो आपने जो है कंपनी फॉर्म कर दी। कंपनी फॉर्म करने के बाद में आपको जो है पब्लिक से पैसा लेना है। कितना लेना है? 20,000 करोड़ रुपया। तो उसके लिए आपने प्रपोजल किसको सबमिशन किया? बीएससी एनएससी को। बीएससी एनएससी जो है ना, बीएससी एनएससी के पास पूरी टीम होती है, जिसमें बैंकर्स भी होते हैं, लॉयर्स भी होते हैं, चार्टर्स भी होते हैं, मर्चेंट बैंकिंग वगैरह बड़ी टीम होती है। जैसे मैंने कहा भाई जहाँ गुड़ होगा वहाँ मक्खी होगी, जहाँ पैसा होगा वहाँ फ्रॉड होगा। तो पैसे की बात आती सबके कान खड़े हो जाते, भाई फ्रॉड होगा, कहीं ये मालिया ना बन जाए। तो वो बीएससी एनएससी पूरी अच्छी तरीके से जो है इनके प्रपोजल को स्टडी करती है, बैकग्राउंड को स्टडी करती है, फिर इनको हरी झंडी देती है कि भाई आईपीओ आप जो है ला सकते हो। आईपीओ का मतलब क्या है? इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक यानी जब फर्स्ट टाइम कोई कंपनी पब्लिक से पैसे लेती है, फर्स्ट टाइम कोई भी कंपनी, वो जो है उसको बोलते हैं आईपीओ। तो ये जो पहली बार आई, इन्होंने जो है पब्लिक से पैसा लेना है। कितना पैसा लेना है? 20,000 करोड़। 20,000 करोड़ लिखना कैसा है? तो 20,000 लिखे, आगे 7 बार आपको जीरो लगाना है, 7 बार सिफर लगाने हैं, तो ये हो जाएगा 20,000 करोड़। अब ऐसे ही बड़े बड़े फिगर्स आपको आते रहेंगे, हमारे साथ बने रहे। तो बीएससी एनएससी ने जो है मैकडोनल्ड केएफसी का जो प्रपोजल था उसको एक्सेप्ट किया। बोला भाई ठीक है भाई आपको प्रपोजल ओके है, आप आईपीओ के लिए जा सकते हो। आईपीओ के लिए जो है इनके एडवर्टाइजमेंट पेपर में आ गई कि भाई 20,000 करोड़ है, इस तरीके से कंपनी है, इस तरीके से एक्सपांशन प्लान है। जो लोग इस कंपनी को जानते थे उन्होंने क्या किया, इसमें इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। जैसे मसलन जो है ए था, बी था, सी था, डी था, ई था। ए ने जो है गरीब आदमी है, ए ने 10,000 रुपया इन्वेस्टमेंट किया, गरीब आदमी था, एक 10,000 रुपया इन्वेस्टमेंट। बी ने जो है 50,000 रुपया इन्वेस्टमेंट किया। सी जो है और भी गरीब था, उसने 5,000 रुपया इन्वेस्ट किया। डी जो है 5 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, बड़ा आदमी था।
और ई ने जो है 20 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया, आपके ऊपर है। अब यहाँ जो है एक शेयर की कीमत जो थी वो 100 रुपया थी, यानी जो कंपनी अभी जो मैकडोनल्ड KFC ने जो लॉन्च किया, पर शेयर जो है प्राइस कितनी थी उसकी, 100 रुपया। तो इनको कितने शेयर मिलेंगे, अब देखेंगे कि भाई एक शेयर की कीमत जो है 100 रुपया है, तो इसने 10,000 रुपया लगाया, तो इसको अगर हमने तकसीम कर ली तो इसको 100 शेयर मिलेंगे। कितने शेयर मिलेंगे, क्योंकि 10,000 रुपया लगाया है। सिमिलरली अगर इसने 50,000 रुपया लगाया, इसको आपने तकसीम कर लिया 100 रुपये से, तो इसको 500 शेयर मिल गए। इसने कितने लगाया था, 5,000 रुपया, तो इसको कितने शेयर मिलेंगे, इसको 50 शेयर मिलेंगे। आपने जितना पैसा लगा, जितना घी डालोगे उतना ही पकवान आपका स्वादिष्ट बनेगा। इसने ज्यादा पैसे लगाए तो इसको ज्यादा शेयर मिल जाएंगे, जाहिर सी बात है। इसने और ज्यादा लगाए तो इसको और ज्यादा शेयर मिल गए। अब ठीक है भाई, कंपनी ने जो है, कंपनी को पैसे मिल गए, कंपनी को बिजनेस एक्सपांशन के लिए क्या मिल गया, पैसा मिल गया। और इसको हफ्ता भी नहीं देना, जैसे बैंकों के अंदर क्या है, आपको हफ्ता देना है, आपका कारोबार हो ना हो, मरता क्या नहीं करता, आपको तो बैंक का कर्जा देना ही देना है। जैसे अभी देखो कोविड आ गया है, लोगों के जॉब चले गए, लेकिन बैंकों ने अपना कर्जा माफ नहीं किया। बैंक जो है दस्तक देते, हर एक के घर पे जाके दस्तक देते, एवरी ऑल्टरनेट डे आके दस्तक देता है, क्या हुआ पैसे का, क्या हुआ पैसे का, क्या हुआ। आपको जलील करते हैं, आपके घर पर आकर जो है वो लोग, हाँ, ऊंची आवाज में बात करते हैं कि अड़ोस पड़ोस को पता चल जाए, आपके रिश्तेदारों को फोन करते हैं कि भाई इसने ये पैसा नहीं दे रहा है, और आपको जो है बेइज्जती करने के लिए आपके घर पर आके, आपकी कार है, कार को उठा के लेके जाते हैं। इस तरीके से जो है जलील करते हैं लोगों को, ताकि वो पैसे जो है दे। देखो बैंक कभी भी जो है, इतने सारे जो है बैंक की, जब हम लोन लेते हैं ना, तो हम जो है हर पेपर पे साइन कर लेते हैं, उसमें बहुत सारे क्लॉजेज होते हैं, इतने बारीक बारीक क्लॉज होते हैं, आप कभी पढ़ते भी नहीं हो। तो उसमें जो है हम अपनी गर्दन जो है उनको पूरी हवाले कर देते हैं। आदमी कब्र में भी चला जाए तो भी बैंक को अथॉरिटी है कि उसका घर बेच करके जो है वो पैसा वसूल करे, इतना उसको अथॉरिटी है। हाँ, तो कर्जा जो हम लेते हैं तो बहुत सोच समझ के लिए, कोशिश करके कर्जे से काम ना करें। तो इन लोगों ने जो है मैकडोनल्ड KFC के अंदर पैसे लगाया, उन्होंने कंपनी का बैकग्राउंड समझ लिया था कि कंपनी जो है ये वाकई में कंपनी अच्छी कंपनी है। अभी तो इसका फायदा नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे कंपनी का जो है प्रोग्रेस होगा, काम शुरू हो जाएगा, तो कंपनी जो है ये आसमान छुएगी। तो भाई इनको समझ में आया था, इन्होंने जो है कंपनी में पैसे लगा दिए। कंपनी ने क्या किया, बजाय बैंक से लेने के पब्लिक से ले लिया। अब इनको ना हफ्ता देना है ना कुछ देना है, ठीक है। अब तो है, इनका काम शुरू हो जाएगा, बाद में देखा जाएगा। अब एक चीज याद रखो, जो बेसिक चीज है, मैं जो समझाने की कोशिश करूंगा बड़े आसान लफ्जों के अंदर, मैं जो कोशिश करूंगा आपको समझाने के लिए। आज का जो है इक्विटी जो है हमारा बैच है, अगर आपके बगल में जो है 8वीं क्लास का भी अगर बच्चा बैठा होगा तो भी मेरे अल्फाज को समझ जाएगा। तो बिल्कुल जो है इत्मीनान रखें, आपके जितने भी सवालात होंगे वो हम जो है ट्राई कोशिश करेंगे आपके जवाब देने के लिए। इसमें कोई फराटे वाले इंग्लिश की जरूरत नहीं है कि मैं उर्दू से पढ़ा हूँ या मैं जो इंग्लिश नहीं जानता। बिल्कुल डरने की बात नहीं है, बिल्कुल डरने की बात, इत्मीनान आप बैठे रहे। किसी भी कंपनी के अंदर आपको जो है, आपको उसको देखना है कि उसके अंदर क्या है, ग्रोथ है, तो पहले उसकी सेल्स को देख ले आप, सेल्स कैसी है उसकी। हाँ, कंपनी के अंदर सेल्स जो है ना, सबसे बुनियादी चीज है, सेल्स होना चाहिए। दूसरी बात, उसके एक्सपेंस यानी उसके खर्चे कंट्रोल में होने चाहिए। ऐसे नहीं कि भाई उसकी जो है बिक्री तो बढ़ रही है लेकिन उसके खर्चे भी बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिक्री तो बढ़े लेकिन खर्चे कंट्रोल में होना चाहिए। तीसरा, उसका प्रॉफिट, क्योंकि भाई अगर बिक्री बढ़ रही है, एक्सपेंस कंट्रोल में है, तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा। और ये कंसिस्टेंटली होना चाहिए। कंसिस्टेंटली हो मतलब क्या है कि भाई अगर एक क्वार्टर के अंदर जो है मेरा जो है प्रॉफिट 100 करोड़ है, दूसरे क्वार्टर के अंदर मेरा प्रॉफिट 125 करोड़ हो गया, तीसरे के अंदर मेरा प्रॉफिट 145 हो गया, चौथे के अंदर 170 हो गया, इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट ग्रोथ। कंसिस्टेंट ग्रोथ का मतलब क्या है कि प्रॉफिट सेल्स जो है बढ़ रहा है, कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है, एक एवरेज के साथ वो बढ़ रहा है। एक्सपेंस मेरा था वो 20 करोड़, सॉरी 45 करोड़ था, यहाँ बढ़ गया वो है वो 48 करोड़ हो गया, यहाँ हो गया वो 55 करोड़ हो गया, और यहाँ जो है वो 60 करोड़ हो गया। एक्सपेंस बढ़ रहा है आपका, यानी कारोबार बढ़ रहा है, रॉ मटेरियल आ रहा है, तो खर्चे तो बढ़ेंगे, लेकिन आपने उसको कंट्रोल किया, ये बढ़ते जा रहा है। आपका क्या है, बुनियादी चीज जो है, आपका सेल्स बढ़ रहा है, सेल्स बढ़ा, सेल्स बढ़ा, सेल्स बढ़ा, ठीक है ना। उसके उसके मुकाबले में आपके एक्सपेंस भी बढ़ेंगे, लेकिन एक्सपेंस कंट्रोल में होना चाहिए, इसका आपको ख्याल रखना है। एक्सपेंस कैसे हो, कंट्रोल में होना चाहिए। अब जो है दोनों को आपने माइनस कर लिया, ये आपके प्रॉफिट हो गए, भाई आपने इसको इसको माइनस कर लिया, ये आपका प्रॉफिट हो गया, भाई इसको जो है, ये मोटी मोटी बात बता रहा हूँ। हाँ, तो आपका जो है कोई भी चीज़ जो कंसिस्टेंट होना चाहिए। जैसे मसलन जो है, मैं कल से मैंने इरादा किया कि मैं जो जॉगिंग करना है, बहुत
जो है थोड़ा सा पेट वगैरह आगे आ गया है, थोड़ा सा कमजोरी आ रही है, फिटनेस की जरूरत है, तो मैंने कल से मैं 5 किलोमीटर जो है दौड़ लगाऊंगा। अब जो है कल मैंने जो पहले ही दिन जो है 5 किलोमीटर जो है दौड़ लगा दी। अब हो गया 5 किलोमीटर मेरी। कभी जिंदगी में 5 किलोमीटर हम जो है दौड़े नहीं थे। पहले ही दिन अगर 5 किलोमीटर दौड़ दिया तो खत्म हो गया ना, बॉडी तो आपकी जवाब दे देगी। दूसरे दिन आप जो है चलने फिरने के जो है लागर हो गए, फिर आप नहीं गए। तो कंसिस्टेंसी कैसी होती है कि आपने शुरुआत की है 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में दौड़ा, ठीक है भाई, 1 किलोमीटर से भी थोड़ा 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 आपने क्या किया, स्पीड बढ़ाना शुरू कर दी। तो उससे क्या होता है, कंसिस्टेंसी मेंटेन होती है, कंसिस्टेंसी मेंटेन होती है। एक आदमी ने डाइट की फिक्र की, क्या मुझे वेट लूज करना है, तो उसने क्या किया, डाइट पे आ गया। अब इतने साल तो उसने जो है वो जो चाहा उसने खाया, अब जो है बॉडी थोड़ी सी ये हो गई है, उसको है कि मैं कंट्रोल करूं। अब जबान पे कंट्रोल तो होगा नहीं, तो थोड़ा थोड़ा कंट्रोल करे, कंसिस्टेंटली थोड़ा थोड़ा जब करेगा तो उसको कंट्रोल होगा। एक आदमी को सिगरेट की जो है लत लगेगी सिगरेट पीने की, अब उसे कहे कुछ सिगरेट छोड़ दे, वो इमीडिएटली नहीं छोड़ेगा। दिन में अगर वो 20 सिगरेट पीता है, अब उसने 18 पे लेकर आया, 18 से जो है वो 15 पे आ गया, 15 से 14 पे आया, 12 पे आया, 10 पे आया, तो दिस इज हाउ इट विल गेट रिड्यूस। आप बोलोगे सीधा उसको 20 से 0 पे आ जाए, तो इम्पॉसिबल है वो। तो यू डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग आउट ऑफ द वे। तो आपने जो है सेल्स पे जो है ध्यान दो कि सेल्स कंसिस्टेंटली ग्रोथ होना चाहिए। जैसे नेचुरल होता है ना भाई, आपने जो है किसी बच्चा बच्चा पैदा हुआ, तो बच्चा पैदा हुआ तो कैसे इसके अंदर कंसिस्टेंटली ग्रोथ होता है, थोड़ा थोड़ा धीमे 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 ग्रो होता है। ऐसा नहीं कि भाई फौरन बच्चा जो है 1 साल का हो गया, दो चलने लगा और अब दौड़ने लगा और बोलने लगा, इस तरीके से नहीं होता ना, इसका कंसिस्टेंटली ग्रोथ होती है। कोई पेड़ को आपने जमीन में गाड़ दिया, कोई जो है आम की गुठली को जमीन में आपने गाड़ दिया, तो जमीन में गाड़ दिया तो जो छोटा सा पौधा, एकदम छोटा पौधा आएगा जो एकदम कमजोर होगा, लेकिन इसकी देख रेख किए तो हल्के हल्का हल्का धीमे 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 उसको ग्रोथ मिलता है। लेकिन जब वो ग्रोथ पकड़ लेता है तो एकदम जो है, हाँ, एकदम बड़ा पेड़ बन जाता है। फिर वो बड़ा पेड़ आपको साया भी देता है और आपको जो है फल भी देता है। तो उसके लिए वक्त वक्त चाहिए। हम क्या चाहते हैं कि आज मैंने काम किया, कल जो है क्या हुआ, रिजल्ट आना चाहिए। तो वो तो मैगी वाला काम है कि अभी भूख लगी, जाओ मैगी बना लो, तो माँ बाप भी खुश, बच्चे भी खुश, तो उससे ताकत थोड़ी आती है, ताकत नहीं आती ना उससे। तो इसलिए थोड़ा सा वक्त दीजिए, किसी चीज को वक्त दीजिए। आपने अपने बनाने में वक्त दिया, 10 साल का आपने एजुकेशन लिया, एजुकेशन के बाद में आप कॉलेज गए, जब कहीं जाके आप बने ना, 10 साल स्कूल की एफर्ट, फिर 5 साल आपकी कॉलेज की एफर्ट, फिर हायर एजुकेशन की एफर्ट, उसके बाद कहीं जाकर आप बने, उसके बाद फिर आप किसी ओहदे पर बैठे, और ओहदे के बैठने के बाद इतना सारा आपके पास जो एक्सपीरियंस है, तो ऐसे ही नहीं आ गया ना। तो कंपनी के अंदर जो बुनियादी चीज है वो है सेल्स, एक्सपेंस, प्रॉफिट। ये अगर तुम 10 साल बाद भी मुझसे पूछोगे क्या है, तो यही आएगा। इसलिए जो है बुनियाद चीज पे याद रख लो। 6 महीने बाद बोलेंगे सर वो आपने बताई थी क्या, तो यही चीज होगी, सेल्स है, एक्सपेंस है, प्रॉफिट है। दूसरी बात, मैनेजमेंट आपके स्ट्रांग होना चाहिए। मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, मैनेजमेंट टीम स्ट्रांग होनी चाहिए। आपस में क्या होता है, बाज मरतबा जो है मैनेजमेंट जो है फैमिली मेंबर्स होते हैं, आपस में टकराव होता है, और वो टकराव के हिसाब से वो मैनेजमेंट डिसीजन ले नहीं पाता, डिसीजन ले नहीं पाता तो कंपनी में ग्रोथ नहीं होता है, कंपनी में ग्रोथ नहीं होता तो कंपनी क्या होता है, फ्लॉप होना, लॉस पिकिंग होना शुरू हो जाती है। तो मैनेजमेंट आपके पास कैसा होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। इसके अलावा जो इनके ऊपर कोई लोन नहीं होना चाहिए। मार्केट जो है, कंपनी अगर लोन लेके काम करती है तो मार्केट उसे पसंद नहीं करता, याद रखो। हाँ, उसको मार्केट पसंद नहीं करता कि आपने, हाँ, एक वक्तन फौक्तन जो है लोन लेकर काम कर दिया आपने, तो ठीक है। लेकिन बार बार आप लोन ले लो, बार बार लोन ले लो, आपकी कंपनी है 100 करोड़ की, आपने जो है 50 करोड़ रुपया लोन ले लिया, तो मार्केट इसे पसंद नहीं करता है। फिर जो है अपने शेयर्स को प्लेज कर देना, प्लेज यानी गिरवी कर देना, यानी मैंने अपने घर के जेवर को जो है गिरवी कर दिया, तो अच्छी बात है, अच्छी बात नहीं है भाई, ये तो कोई जो है अच्छे लोगों का जो है काम नहीं है। वैसे आपने अपने शेयर, अपने कंपनी के शेयर आपने जो है गिरवी रख दिए बैंकों के अंदर, तो मार्केट इसे पसंद नहीं करता। तीसरी बात ये है, आपके पास नए नए प्रोडक्ट, नए नए आइडियाज होना चाहिए। एक ही प्रोडक्ट को लेके बैलगाड़ी की सवारी नहीं चलेगी, आपको नई नई चीजें लेकर आना पड़ेगा। आप गोदरेज से देखो, गोदरेज साबुन बनाता है, साबुन बनाता है, लेकिन गोदरेज नया नया साबुन लेकर आता है, नया नया साबुन लेकर आता है, उसकी एडवर्टाइज कितनी करता है। हाँ, इसलिए करता है कि भाई लोगों के अंदर आवे कि ये नया चीज है, नया चीज है, नया चीज है। वही पुराने लाइफ बॉय, लाइफ बॉय, लाइफ बॉय, तो लाइफ बॉय आदमी बोले कि क्या ये तो पुराना है, तो कुछ नया लेकर आओ, तो उसने उसके पेपर की, उसका रैपर बदली कर दिया, थोड़ा सा अंदर से जो है उसका ये बदली कर लिया। तो इस तरीके से जो है ये बुनियादी चीज है कि आपके सेल्स, आपके एक्सपेंस, आपके प्रॉफिट, आपके मैनेजमेंट स्ट्रांग, लोन नहीं, प्लेज नहीं, और आपके अंदर नए नए प्रोडक्ट्स होना चाहिए, एक्सपांशन होना चाहिए आपके अंदर। क्या होना चाहिए, एक्सपांशन हमेशा।
बिजनेस को बढ़ावे की फिक्र करना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई बिजनेस जहाँ भी है तो बस एक ही दुकान है तो एक ही दुकान के अंदर बस है, तो ऐसा नहीं है। आपके अंदर एक्सपांशन होना चाहिए। तो ये बुनियादी चीजें होती है कंपनी के अंदर। जब आप देखते हो, इसे हम कहते हैं शेर का बच्चा। देखो, शेर के बच्चे को आइडेंटिफाई करने के लिए ये बुनियादी चीजें होती है। शेर के बच्चे को पालोगे, आगे चलकर वो बब्बर शेर बनेगा। बब्बर शेर बनेगा तो जंगल का राजा बनेगा। जंगल का राजा बना, आपको माला माल कर देगा भाई। हाँ, शेर का बच्चा जो है आगे चलकर बब्बर शेर बना, जंगल का राजा बना, जंगल का राजा बन के आपको माला माल कर देगा। बब्बर की शेर की एवज में, शेर के बच्चे के एवज में आपने बिल्ली के बच्चे को पाल लिया, और बिल्ली का बच्चा आगे चल के क्या करेगा, म्याऊं करेगा, आपके किसी काम का नहीं होगा। तो आपको जो है शेर के बच्चे को पालना है। शेर के बच्चे को पालने के लिए ये क्राइटेरिया ध्यान रखो। क्या क्राइटेरिया है, ये क्राइटेरिया ध्यान रखो। कंपनी तो बहुत सारी आएगी, आईपीओ आएगी, ये आएगी वो आएगी। आईपीओ आने से आपको देखना है भाई कंपनी करती क्या है, बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो बेसिक चीज ये है। अब इन लोगों ने जो है कंपनी के अंदर पैसे लगा दिए, ठीक है ना, पैसे लगा दिए उन्होंने। किसने? इन्होंने पैसे लगा दिए। अब जो हमारा जो ईयर एंडिंग होता है, हमारा जो कैलेंडर होता है वो जैन से लेके दिसंबर तक होता है। जनवरी से लेके दिसंबर तक होता है। पर जनवरी 1 तारीख को जो है नया कैलेंडर आ गया, 31 तारीख को आपका 31 दिसंबर मनाए और नया कैलेंडर आ गया। लेकिन जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो हमारा अप्रैल से लेके मार्च तक होता है। जो बंदे इनकम टैक्स का रिटर्न वगैरह फाइल करते हैं, जीएसटी फाइल करते हैं, बिजनेस में है, जॉब वगैरह करते हैं, उनको पता है कि अप्रैल से मार्च तक जो है आपका फाइनेंशियल ईयर है, ये आपका कैलेंडर ईयर है, ये आपका कैलेंडर ईयर है, और ये आपका फाइनेंशियल ईयर है। इसको जो है इन्होंने क्वार्टर के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन किया। क्वार्टर का मतलब क्या, 3 3 महीना। अप्रैल से लेके अप्रैल मई जून, ये इसको कहते हैं फर्स्ट क्वार्टर। वैसे ये है जुलाई अगस्त सितंबर, इसको बोलते हैं सेकंड क्वार्टर। अक्टूबर से लेके दिसंबर, इसको बोलते हैं तीसरा क्वार्टर। और चौथा क्वार्टर आपका जो है वो जैन से लेके मार्च, ये आपका है फोर्थ क्वार्टर। ठीक है। तो इसमें अगर आप देखोगे, मैं इसको, हाँ आपने देखा अप्रैल से शुरू हुआ, अप्रैल मई जून 3 महीना, ये पहला क्वार्टर। जुलाई अगस्त सितंबर ये दूसरा क्वार्टर। अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये तीसरा क्वार्टर। और जैन फेब मार्च ये आपका चौथा क्वार्टर। अगर इसको आप ऊपर ले लेते हो, जैन फेब मार्च को ऊपर ले लोगे, तो आपका अल्टीमेटली वही हो जाता है, जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो आपको जो है, हाँ, ये समझना है कि पहला क्वार्टर आपका क्या है, वो अप्रैल मई जून, फिर ये सेकंड क्वार्टर है, ये थर्ड क्वार्टर है, ये फोर्थ क्वार्टर है। अब ये क्वार्टर में होता क्या है, क्वार्टर में जो है ना, ये कंपनी जितनी जो काम करती है, इनको अपना बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है एनएससी बीएससी को सबमिशन करना पड़ता है। जैसे बैंक होती है, तो बैंक के अंदर फ्रॉड होना, आप जैसा बताए कि लाजमी है, फ्रॉड होगा, गड़बड़ी होनी है, क्योंकि जितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो बैंक बनाते इसीलिए है कि उनको अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ जो है गड़बड़ी करनी होती है। अपने आदमियों को कर्जा दे दिया बगैर जो है श्योरिटी के, कर्जा दे दिया, किसी को 50 लाख दे दिया, किसी को 5 करोड़ दे दिया, किसी को 50 करोड़ दे दिया, कोई पूछने वाला नहीं है। तो रिजर्व बैंक जो है वो नकेल है। रिजर्व बैंक अपने ऑडिटर्स को भेजते हैं, एवरी 3 महीने में, एवरी 6 महीने में उनकी ऑडिट होती है हर चीज की, और ऑडिट की जो है फाइंडिंग होती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो वैसे ये जो जितनी कंपनीज है, ये जो कंपनीज जो लिस्टेड हुई है एनएससी बीएससी में, इनको अपना जो है बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ना व्हाट इज बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये जो है किसको सबमिशन करना पड़ता है, एनएससी बीएससी को सबमिशन करना पड़ेगा, और एक अपना जो है ऑनलाइन अपनी साइट पे जो है अपलोड करना पड़ेगा। बैलेंस शीट में होता क्या है, बैलेंस शीट में इनका जो है सब कुछ चिट्टा जो है इनका बैलेंस शीट में पता चल जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के वही क्या मालूम पड़ेगा आपको, कि ये चीजें मालूम पड़ेगा, इसका सेल्स कितना हो रहा है, इसके एक्सपेंस कितने हैं, इसके प्रॉफिट कितने हैं, इसका मैनेजमेंट जो है कैसा काम कर रहा है, इस पर लोन कितना है, और क्या क्या चीजें कर रहा है, ये सब चीजें जो है बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सब पता चल जाता है। हाँ, ऐसे तो जब आप रीड करने लगे आपको पता चलेगा इसके सेल्स, तो सेल्स देखा भाई ये क्वार्टर के अंदर कैसा था, ये क्वार्टर में कैसा था, ये क्वार्टर में कैसा है, ये क्वार्टर भाई ये कंपनी बढ़िया है भाई। एक्सपेंस, एक्सपेंस कंट्रोल में है भाई। प्रॉफिट भाई, प्रॉफिट भी अच्छा बढ़ते जा रहा है इसका।
मैनेजमेंट भी अच्छा है, नए नए प्रोजेक्ट इनके हाथ में है भाई। देखो साउथ अफ्रीका में जाके काम कर रहे हैं, अफ्रीका में जाके काम कर रहे हैं, मिडिल ईस्ट में इनके पास जो प्रोजेक्ट है, यूरोप में इनके पास प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट इनका एक्सपांशन बहुत फास्ट है, एक्सपोर्ट्स बहुत ज्यादा माल करता है ये। लोन लोन लिया नहीं अब तक कोई आपने जो है शेयर्स को गिरवी रखा है, नहीं गिरवी भी नहीं रखा है। प्रोडक्ट जो है नए नए प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहा है, एक्सपांशन जो है इनका, एक्सपांशन ग्रोथ है। तो कंपनी क्या हुई, शेयर के बच्चे हो गए। अब शेयर के बच्चे से मतलब ये नहीं कि कंपनी 10 रुपए की होनी चाहिए। हाँ, हमारे समझ में आता है कि भाई शेयर का बच्चा बोले तो कंपनी का जो है भाव कितना होना चाहिए, शेयर का भाव 10 रुपया होना चाहिए ना। कचरे में हाथ नहीं डालना, कचरे में हाथ डालोगे तो कचरा ही हाथ में आएगा। अब्दुल करीम भाई, हाँ अब्दुल करीम भाई जो है, हाँ उन्होंने जो है, किसी ने उनको जो है राय दी कि भाई कंपनी है, 20 रुपए की कंपनी है, ले लो 200 रुपया हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? हाँ अभी इसका कीमत है 20 रुपया, ले लो 200 रुपया हो जाएगी। अब्दुल करीम भाई के पास 1 लाख रुपया था। कितना था? उन्होंने क्या किया, 5,000 शेयर ले लिए इसके। कितने शेयर ले लिए? हाँ 20 के हिसाब से आप इसको जरा ये कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, ये कितने हो गए? 5,000 शेयर ले लिया उन्होंने 20 रुपए के हिसाब से। हमको पता नहीं था शेयर मार्केट के अंदर जो है कौन सी कंपनी है, कहाँ मैं पैसे लगा रही हूँ। हाँ, उसने जो है किसी के कहने पर जो है उन्होंने 20 रुपया जो है इस कंपनी में शेयर पे लगा दिया, 1 लाख रुपया लगा दिया। कुछ महीने बाद पता चला कि भाई ये कंपनी बजाय ऊपर जाने के नीचे चलेगी, उसकी शेयर की कीमत हो गई 2 रुपया। कितनी हो गई? शेयर कितने थे उनके पास? उनके पास शेयर तो 5,000 थे। तो 5,000 शेयर मल्टीप्लाई भाई कितने हो गए? जो 1 लाख रुपए लगाए थे वो कितने हो गए? 10। हाँ 10,000 रुपये हो गए। और कुछ महीनों बाद उनको पता चला कि इसकी कीमत कितनी हो गई? कितनी हो गई? 20 पैसा हो गई। तो कितना लगाए थे? 1 लाख रुपया लगाए थे, अभी हाथ में कितना आ रहा है उनके? 1,000 रुपया। तो बगैर कचरे कचरे कंपनी में हाथ डालोगे तो आपको कचरा ही मिलेगा, बिल्कुल कचरे में हाथ नहीं। जैसे हम जाते हैं बाजार में और आप फल खरीदते हो तो अच्छे फल खरीदते हो, सड़े हुए फल को नहीं खरीदते आप। कि सड़ा हुआ फल है, सड़ा हुआ फल लेकर आओगे तो क्या करे, तो बदबू मारेगा, दूसरे फलों को भी खराब कर देगा। आपने भाजी तरकारी लाए तो सड़ी हुई भाजी लेते, गली हुई भाजी लेते? बिल्कुल नहीं लेते, बोले ये तो खराब है, इसको ले जाके करेंगे क्या। हाँ, तो अच्छे काम करो, अच्छे क्वालिटी 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 याद रखो। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको कई बार बताता हूँ कि एक है टाइटन की घड़ी, और एक है हमारे नुक्कड़ पे जो है, हमारे जो है बस अड्डे पर या रेलवे स्टैंड अड्डे पर जो है आपको घड़ी मिल जाती है। टाइटन की घड़ी की कीमत है 10,000 रुपया, और वो जो है हमारे बस अड्डे पे घड़ी मिलती है उसकी कीमत है 250 रुपया। आप बोलेगे यार वही चमक तो है, टाइटन जैसी चमक ही तो है, देख उसका बेल्ट देख, उसकी बनावट देख, चमक देख, सब कुछ तो वैसी है। लेकिन क्या है, टाइटन एक ब्रांड है, क्वालिटी है, वैल्यू है, समझे क्या नहीं? और ये जो 250 वाली है इसका कोई ब्रांड नहीं है, ये तो 10 मिनट बाद अगर बंद पड़ गई तो आपको उसको फेंकना पड़ेगा। और इसकी चमक धमक, थोड़े दिनों बाद इसकी चमक धमक जो है फीकी पड़ना शुरू हो जाती है। तो आपको ऐसी कंपनी में काम नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, ठीक है। अब जो है बाज लोग मुझे जो है, कई बार जो है इतने कहने के बाद भी जो है वो लोग क्या करते, ऐसी ही कंपनी में हाथ डालते, फिर बाद में बोलते सर ये मैं फंस गया है, जो फंस गया, तो फंस गया क्या कर सकते बताओ। अब ऐसी कंपनी में अब्दुल करीम भाई अगर फंस जाए तो इनको कैसे निकाला जाए बताओ। इनको निकालना यहाँ से मुश्किल हो जाता है, बड़ा मुश्किल का काम है। क्योंकि ऐसे जो है ना, मैंने बताया ना, यहाँ फ्रॉड है। शेयर मार्केट जो है ना, ये हमारा तुम्हारा जो, हम तो बहुत छोटे लोग हैं इसमें, जो बड़े बड़े लोग, जो शातिर लोग जो काम करते हैं ना, और पैसा तो सबको प्यारा है। सब, हाँ हम, अब अंबानी भी कहता है कि मुझे भाई बड़ा गरीब आदमी हूँ भाई, मुझे पैसे की जरूरत है। तो अगर अंबानी को पैसे की जरूरत है तो आपको मेरे को कितने पैसे की जरूरत होगी, आप अंदाजा लगा लीजिए। तो आपको क्वालिटी में काम करना है, क्वालिटी क्वालिटी क्वालिटी, याद रखो क्वालिटी। अगर आपको कचरा काम करना है तो आपका पैसा ऐसे ही फंसा रहेगा, आप जो है तरक्की नहीं कर पाओगे। आपको तरक्की करना है। एग्जाम्पल ले लो, आपके पास जो है दो बंदे हैं, एक है राम और एक है श्याम। राम जो है वो नुक्कड़ में बैठे रहता है, टपोरीगिरी करते रहता है, सिगरेट पीता है, आवारागिरी करता है। और श्याम जो है वो डिसेंट है, बिजनेसमैन है, कारोबारी है, 4-5 दुकानें हैं उसके इलाके में। अब बताओ आप कारोबार पार्टनरशिप किसके साथ करोगे? जाहिर सी बात है आप उसके साथ कारोबार करोगे जो जो एस्टैब्लिश आदमी है। भाई ये जो आदमी मौतबर आदमी है, जिसपे जो है हम इत्तेफाक कर सकते हैं, हाँ भाई ये आदमी है, इतने सालों से काम कर रहा है, ये हमारा पैसे का क्या करेगा, लेन देन में गड़बड़ी नहीं करेगा। ये तो टपोरी है, रास्ते पे बैठता है, हर हर वो जो है रात भर उटपटांग हरकतें करता है। तो इस पे आप भरोसा नहीं करोगे। उसी तरीके से जो है कोई भी कंपनी में पैसे लगाने से पहले आपको क्या करना है, उसकी क्वालिटी को ध्यान देना है। आंख बंद करके पैसे न लगाओ, मेहरबानी करो, आंख बंद करके पैसे नहीं लगाना। आपको अच्छे लोगों को जो है क्या करना, दाव खेलना, अच्छे लोगों पर, अच्छे लोग हमको, आपको पैसे को क्या करना है,
पैसे को ग्रो करने देना है, ग्रो करने देगा। पैसे ग्रो कब होगा? अगर आपने राम को पैसे दे दिया तो फिर तो हो गए, फिर पूरे, फिर तो आप तो चप्पलें घिस जाएगी, आपके पैसे भी नहीं मिलेंगे, मुद्दल भी नहीं मिलेगा। और शाम को दिए तो आपके पैसे जो है कुछ ना कुछ मिलता रहेगा आपको, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, चाहे वो थोड़ा रहे लेकिन मिलता रहेगा आपको, पैसे आपके डूबेंगे नहीं। इस तरीके से आपको काम करना है। ओके। तो अब ये जो हमारे KFC और मैकडोनल्ड जो कंपनी है, इनका कारोबार जो है वो तो शुरू हो गया भाई। इन लोगों ने पैसे लगाए थे, किन ने लगाए थे? इन लोगों ने पैसे लगाए थे कंपनी के अंदर। कंपनी का जो है कारोबार शुरू हो गया। कंपनी ने पहले क्वार्टर के अंदर जो है रिजल्ट डिक्लेयर किया, दूसरे क्वार्टर का रिजल्ट डिक्लेयर किया, तीसरे क्वार्टर का रिजल्ट डिक्लेयर किया, चौथे क्वार्टर का रिजल्ट डिक्लेयर किया। रिजल्ट तो बल्ले बल्ले था इनका। सेल्स तो जो है बढ़ते ही जा रहा है, सेल्स तो बढ़ते ही जा रहा है, और जो है खर्चे भी कम है, प्रॉफिट भी बल्ले बल्ले, प्रॉफिट भी जो है बढ़ चढ़ के बोल रहा है। मैनेजमेंट भी स्ट्रांग है, नए नया प्रोडक्ट लेकर आया है, हर चीज जो है अव्वल है। अब क्या हो गया? इनके शेयर्स के प्राइस बढ़ने शुरू हो गए। जो शेयर का प्राइस इनका 100 रुपए का था, वो क्या हुआ? 110 हो गया, हाँ, 120 हो गया, 140 हो गया, 160 हो गया, 175 हो गया। ये कब हुआ? शेयर का प्राइस कब बढ़ता है? शेयर का प्राइस ऐसी ही थी कि आंख बंद करके शेयर का प्राइस बढ़ गया? शेयर का प्राइस उस वक्त बढ़ता है जब कंपनी के अंदर ग्रोथ होती है, वो शेयर का बच्चा होता है। जब शेयर का बच्चा होता है तो बड़े बड़े लोग जो FIs, मैंने कहा ना, FIs फॉरेन इन्वेस्टर्स, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को बेवकूफ नहीं होते किसी कंपनी में पैसे लगाते हैं। वो हमसे 10 गुना के 40 गुना हमसे ज्यादा जो शातिर होते हैं, कि वो तो वर्ल्ड लेवल पे काम करते हैं। हम तो जो है वो तो कुएं के मेंढक है। हाँ, तो हम अपने आप को बहुत ज्यादा शातिर समझने की कोशिश ना करें। तो वो जो किसी कंपनी में पैसे लगाते हैं तो सोच समझ के लगाते हैं वो लोग, क्योंकि हर एक को जो है पैसा प्यारा है। तो आपने जो है कंपनी, इन्होंने पैसे लगाए, जो 100 रुपए के शेयर लिए थे वो 175 के हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि उनके जो है सेल्स बढ़ने लगे, उनके एक्सपेंस, यही बेसिक क्राइटेरिया यही है, यही बेसिक क्राइटेरिया है। हाँ, अब जो है शेयर की कीमत हो गई 175 रुपया। कितने शेयर है बंदे के पास? इसके पास 100 शेयर है, तो कितना हो गया? 17,500 हो गया। इसने लगाया था 10,000 रुपया, अभी कितना वैल्यू हो गया? 17,500। इसके पास कितने शेयर है? 500 शेयर है, तो इसके कितने हो गए? इसने लगाया था 50,000 रुपया, अभी इसकी वैल्यू कितनी हो गई? इतनी हो गई। इसने जो है कितने लगाए थे? इसने 5,000 लगाए थे, तो इसकी वैल्यू इतनी हो गई। इसने कितने लगाए थे? 5 लाख, तो इसकी वैल्यू 8,75,000 रुपये हो गई। इसने 20 लाख लगाए थे, तो इसकी वैल्यू कितने हुए? 35 लाख हो गए। बात समझ में आ रही? तो जितना आप जो है घी डालोगे, पकवान तो उतना ही स्वादिष्ट होगा। आपने डालडा से जो है खाना मंगाना, तो डालडा का स्वाद आएगा, असली घी डाले तो असली घी का स्वाद आएगा। तो ये शेयर की कीमत बढ़ने की वजह जो है, वाहिद वजह क्या थी? यही चीज है, यही चीज है। इसको जो है दिमाग में हाँ आ जावे कि भाई ये चीज है, बुनियादी चीज है। हाँ, अब ये जो है इसका अगेंस्ट हो जावे कि भाई कंपनी के अंदर सेल्स नहीं है, एक्सपेंस तो लगे रहते हैं भाई। भाई कंपनी के अंदर से सैलरी तो आपको देनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी बिल तो भरना ही पड़ेगा, रेंट है देना ही पड़ेगा, जो अखराजात है वो तो आपको देने ही है, चाहे आपका सेल्स हो नहीं हो, उन्हें को मतलब नहीं है ना भाई। तो आपका एक्सपेंस लगा हुआ है, क्योंकि सेल्स नहीं है तो आपका प्रॉफिट कम होते जा रहा है। मैनेजमेंट में आपस में टकराव है, क्योंकि लोन पे लोन आप लिए जा रहे हो, कर्जे पे कर्जे ले जा रहे हो, और जो है अपने अपने शेयर्स को जो आप गिरवी रखे जा रहे हो। प्रोडक्ट में एक्सपांशन नहीं है, कोई नया प्रोडक्ट नहीं है, तो क्या हो जाएगा? इसका रिवर्स हो जाएगा। आपके शेयर्स की कीमत क्या हो जाएगी? बजाय ऊपर जाने के, वो 90 रुपया हो गए, 90 से 80 रुपया हो गया, 80 से 75 हो गया, 75 से 50 हो गई। तो अभी शेयर की कीमत कितनी हो गई? 50 हो गई। तो आपके पास कितने शेयर थे? आपके 100 शेयर थे, तो कितना हो गया? अभी आप लॉस में जा रहे हो। इस लेवल पे आप प्रॉफिट में थे, यहाँ आप प्रॉफिट में थे, लेकिन यहाँ क्या हो? आप लॉस में हो। क्यों लॉस में हो? कि कंपनी जो है, कंपनी शेर का बच्चा नहीं है, कंपनी तो बिल्ली का बच्चा निकला। तो बिल्ली का बच्चा तो म्याऊ ही करेगा, वो आपके किसी काम का नहीं है। तो आपको यहाँ जो है, तो शरीयत ने आपको हुक्म दिया है कि जिस कारोबार के अंदर प्रॉफिट भी हो, लॉस भी हो, वो कारोबार आपके लिए क्या है? जायज है। तो शेयर मार्केट के अंदर कंपनी का भाव ऊपर भी जाता है, नीचे भी आता है, नीचे भी जाता है, ऊपर भी आता है। इसलिए जो है कम शेयर मार्केट का जो है कारोबार आपके लिए जायज है। आगे चल के हम देखेंगे भाई, बहुत सारी चीजें इसमें फिल्टर है। एक ही चीज जैसे मैंने बताया कि शेयर मार्केट एक महासागर है, सागर नहीं, एक महासागर है, बहुत बड़ा जो है फील्ड है। इसको जो है आपको वक्त देना है, वक्त देंगे इंशाल्लाह, आप जो है इसको सीखते जाओगे। ठीक है। अब जो है ये कंपनी जो KFC मैकडोनल्ड है, इसके रिजल्ट बहुत बढ़िया आ रहे हैं, प्रॉफिट पे प्रॉफिट किए जा रहे हैं, प्रॉफिट पे प्रॉफिट किए जा रहे हैं। अब जो है पहले क्वार्टर में प्रॉफिट, दूसरे क्वार्टर में प्रॉफिट। तो प्रोमोटर्स है, इन्होंने डिसाइड किया कि भाई ये जो प्रॉफिट आया, इसका कुछ हिस्सा जो है हम जो है, जो प्रॉफिट, प्रॉफिट किसको कहते हैं?
कि भाई आपने जो सेल्स किया, सेल्स के बाद में जो आपका जो है एक्सपेंस आया, एक्सपेंस के बाद में जो इनकम आई, उसे हम प्रॉफिट कहते हैं। बात समझ में ना, यानी जो मुनाफा, खर्चे निकाल करके जो मुनाफा है वो आपका जो है, तो प्रोमोटर्स ने डिसाइड किया कि भैया प्रॉफिट को हम अपने शेयर होल्डर्स में जो है तकसीम करेंगे, इसे कहते हैं डिविडेंड। तो शेयर मार्केट में सबसे बुनियादी चीज है कि शेयर का भाव ऊपर नीचे हो गया। सेकंडली कंपनी अगर जो है आपको डिविडेंड डिक्लेयर करती है। अच्छा, डिविडेंड डिक्लेयर करने के जो है हक जो है सिर्फ प्रोमोटर्स को है। प्रोमोटर चाहे तो वो प्रॉफिट जो आया है वो आगे की एक्सपांशन में इस्तेमाल करे, या उसको रखे हुए कोई नया प्रोजेक्ट आता है उससे इस्तेमाल करें, या वो चाहे तो आपको डिविडेंड दे। आपके ऊपर कोई अख्तियार नहीं, आपको इस पर जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते कि आपको डिविडेंड डिक्लेयर करना है या इतना डिविडेंड डिक्लेयर करना है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। तो उन्होंने डिक्लेयर किया कि 15 रुपया फी शेयर आपको जो है क्या दिया जा रहा है, डिविडेंड डिक्लेयर किया जा रहा है, 15 रुपया फी शेयर। अब देखो ये बंदे ने जो है कितने शेयर लिए हैं, हाँ, इसको कितना डिविडेंड मिलेगा, तो पहले इसमें डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, कितना हो गया, 15 रुपया। तो इसने कितने शेयर है इसके पास, 15, यानी एक शेयर की एवज में आपको 15 रुपया, तो कितने शेयर है इसके पास, 100 शेयर, तो उसको 1500 रुपये घर बैठे बैठे मिल गए। इसके पास कितने शेयर है, 500 शेयर है, तो उसको 7,500 रुपये मिल गए। इसके पास कितने शेयर है, 50 शेयर है, 750 रुपये मिल गए। इसके पास कितने शेयर है, 5,000 शेयर है, तो उसको 75,000 रुपये घर बैठे बैठे मिल गए। इसके पास कितने शेयर है, 20,000, तो उसको 3 लाख रुपये घर बैठे बैठे मिल गए डिविडेंड। तो डिविडेंड जो है आपके लिए हलाल है। क्यों हलाल है, क्योंकि वो तो प्रॉफिट में से मिल रहा है। तो प्रॉफिट जो है कंपनी का आया, उसमें से आपको भी जो है हिस्सेदारी मिल गई। तो कंपनी ने जो है डिविडेंड डिक्लेयर की। अब सेकंड क्वार्टर के अंदर भी जो है, थर्ड क्वार्टर के अंदर जो है कंपनी प्रॉफिट पे प्रॉफिट कमाई जा रही है। इन्होंने जो है स्पेशल डिविडेंड डिक्लेयर किया। किसने, कंपनी ने स्पेशल डिविडेंड डिक्लेयर किया 8 रुपए का। अब कहा पहले बार 15 रुपए दिया था फी शेयर, पर शेयर 15 रुपए आपको दिया। अब की बार सेकंड टाइम उसने डिक्लेयर किया 8 रुपया। अगर फिर से मैं बता रहा हूँ कि इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, कंपनी चाहे तो दे, कंपनी ना चाहे तो ना दे, आप उसके अंदर जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो पहली बार आपको जो है 15 रुपये मिल गए। दूसरी बार जो है कंपनी कितना दे रही है, दूसरी बार कंपनी 8 रुपया दे रही है आपको। तो कितने शेयर है आपके पास, तो आपके पास 100 शेयर है, तो आपको 800 रुपये मिल गए। इसके पास कितने शेयर है, 500 है, तो इसको मिल गया आपको 4,000 रुपये। इसके पास कितने शेयर है, तो वो हिसाब से आपको जो है प्रॉफिट होने लगा। तो पहले बार आपको, तो ये 15 रुपये और 8 रुपये मिला करके टोटल कितना हो गया आपको, 23 रुपये तो घर बैठे बैठे मिल गए। भाई मिले कि नहीं मिले। अब जिस कंपनी जो है डिविडेंड डिक्लेयर करती है और स्पेशल डिविडेंड डिक्लेयर करती है, तो क्या हो जाएगा भाई, उसके चर्चे हो गए ना मार्केट में, न्यूज में चर्चे हो गए, बाजार में उसके चर्चे हो गए कि भाई क्या कंपनी, देखो डिविडेंड डिक्लेयर किया, देखो इसका भाव देखो 15 रुपया, और देखो सेकंड टाइम 8 रुपया। उसके चर्चे होने लगे न्यूज़पेपर में, टीवी में, चैनल्स के अंदर उसकी जो है चर्चे होने लगे। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, शेयर्स के भाव जो है ऊपर भागना शुरू हो जाएंगे, ऊपर भागना शुरू हो जाएगा। भाई क्वालिटी है, क्वालिटी है, कचरा नहीं है, क्वालिटी मान लो, क्वालिटी वाला मान लो। तो पहले आपने देखा कि कंपनी के अंदर, अच्छी कंपनी के अंदर जो है क्राइटेरिया जो है, ये क्राइटेरिया, आपने अच्छी कंपनी के अंदर पैसे लगाए, शेयर्स के भाव ऊपर जाएंगे, आपको डिविडेंड भी मिलेगा, बोनस भी, हाँ जो आगे चीज जो ये आता है, डिविडेंड भी मिला, स्पेशल डिविडेंड भी मिल गया आपको। अब यही पैसा अगर मैं बैंक में रखूं तो क्या हो जाएगा, अगर 1 लाख रुपया अगर मैं बैंक में रखता हूँ तो क्या हो जाएगा, साल के आखिर में बैंक मुझे क्या देगा, 365 दिन बाद बैंक मुझे क्या करेगा, 6% से 6,000 रुपया देगा। बताइए। क्योंकि नॉलेज न होने की बुनियाद पर, फाइनेंशियल फिटनेस नॉलेज न होने की बुनियाद पर हम क्या करते हैं, वो पैसे बैंक में रखते हैं। और आजकल क्या है, दूध का जला जला जो है छाछ भी फूक फूक के पीता है। हर आदमी कहीं ना कहीं जो है पैसे के मामले में फंसा रहता है, धोखा खाया हुआ रहता है। तो किसी पे पैसे के मामले में किसी पे भरोसा नहीं करता है। तो वो अपने बेचारा बूढ़ा बूढ़ी रिटायर्ड है तो क्या करेगा, अपने पैसे बैंक में रखता है। बोले नहीं भाई, ये बैंक से जो भी आ रहा है हमसे चटनी रोटी खा लेंगे, किसी को पैसा नहीं देना है। कि एक बार पैसा दे दिए तो फिर तो जिंदगी भर जो है, हाँ, चक्करे लगाने पड़ते हैं, तो मामला बड़ा खराब हो जाता है। तो ये हमारा प्रोग्राम जो है, ये अवेयरनेस प्रोग्राम है कि हमारी कम्युनिटी के अंदर जो है, जैसे हमारी कमर ही तोड़ दी गई है फाइनेंस के मामले में। तो आप जब इसको देखोगे कि इस तरीके से इन्वेस्टमेंट होता है, तो आप बोलोगे वाकई में काम है, हमारे नौजवानों को काम मिलेगा, हमारी बच्चियों को घर बैठे बैठे काम कर सकते हैं, हमारे उलमा हजरत काम कर सकते हैं एक्टिवली, पैसिवली। आपको जो है, मैं आपको पहले बता दूं कि अगर शरीयत के दायरे में अगर आपने शेयर मार्केट के अंदर काम कर लिया, तो ये ऐसी मुर्गी है जो रोजाना सोने का अंडा देती है। मेरे अल्फाज को याद रखना, ये ऐसी मुर्गी है जो रोजाना सोने का अंडा देती है। अब तक के तकरीबन मैंने 3,000 स्टूडेंट्स को जो है पढ़ा चुका हूँ।
आगे भी जो है ये प्लान मेरा हमारा एक्सपांड ही हो रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे लोग जो है जुड़ते हैं, और ये जो है लोगों को समझ में आया कि ये काम है शरीयत के दायरे में। हाँ, बाकी शेयर बाजार जो है सट्टे बाजार है, तो किसी को बताने की जरूरत नहीं, हम भी कहते हैं कि शेयर बाजार सट्टे बाजार है, लेकिन शरीयत के दायरे में अगर आपने काम किया तो ये ऐसी मुर्गी है जो रोजाना सोने का अंडा देती है। दूसरी बात ये बोनस, एक तो बेनिफिट आपको मिला डिविडेंड का, दूसरा बेनिफिट आपका बोनस का। बोनस से मतलब क्या है कि कंपनी जो है क्वार्टरली जो है वो बहुत शानदार काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है, और अभी जो है प्रोमोटर ने डिसाइड किया कि भाई हम जो है शेयर होल्डर्स को जो है बोनस देंगे। कैसा बोनस देंगे? एक पे एक फ्री। एक पे एक फ्री का मतलब क्या है कि अगर मेरे पास 100 शेयर है तो कंपनी मुझे 100 शेयर अपनी तरफ से फ्री दे रही है, तो मेरे पास कितने शेयर हो जाएंगे? 200 शेयर हो जाएंगे। कंपनी दे रही है, हाँ आपको फ्री दे रही है। अगर मेरे पास 1000 शेयर है तो कंपनी क्या करेगी? 1000 शेयर अपनी तरफ से मुझे क्या करेगी? गिफ्ट दे रही है। तो कितने शेयर हो गए मेरे पास? तो इसमें अगर डिविडेंड डिक्लेयर हो गया, स्पेशल डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, तो मुझे इस पे मिलेगा, इसको बोलते हैं बोनस। तो बोनस जो है, जो कंपनी में जिसने इन्वेस्टमेंट किया उसी को बेनिफिट मिले, जिसने इन्वेस्टमेंट किया उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आपका रेशियो 1:2 है, 1:2 का मतलब क्या है कि मेरे पास अगर 100 शेयर है या 1000 शेयर है तो कंपनी 2 शेयर के एवज में 1 शेयर मुझे दे रही है, यानी 500 शेयर मुझे क्या करेगा? फ्री मिल जाएगा। तो मेरे पास कितने शेयर हो गए? वैसे अगर कंपनी ने 1:5 का लगाया रेशियो, तो मेरे पास अगर 1000 शेयर है तो कंपनी ने हर 5 शेयर की एवज में मुझे 1 शेयर दे रहा है, तो यानी 200 शेयर कंपनी मुझे क्या कर रही है? फ्री दे रही है। तो मेरे पास कितने शेयर हो जाएंगे भाई? बल्ले बल्ले ना भाई, घर बैठे बैठे आपको 100 शेयर 1000 शेयर घर बैठे बैठे आपको फ्री में मिल गए। तो अच्छी बात है। कंपनी जो बोनस डिक्लेयर करती तो उसकी भी चर्चा होती, कंपनी ने बोनस डिक्लेयर की, शेयर के भाव फिर क्या हो जाएंगे? जूम होना शुरू हो जाएंगे। तो दूसरी बेनिफिट आपको मालूम पड़ा कि कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है, बोनस भी डिक्लेयर करती है। तीसरा है आपका बायबैक। ये कुछ कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से जो फायदे हैं वो पहले हम सीख रहे हैं। बायबैक, तो बायबैक का मतलब क्या है? सपोज कंपनी का शेयर का भाव अभी फिल वक्त जो चल रहा है वो 165 रुपये चल रहा है, ठीक है। मेरे पास 1000 शेयर है, मेरे पास क्या है? 1000 शेयर है कंपनी के। कंपनी कह रही है कि आप आपके शेयर जो है हमको दे दो, आपके पास जो शेयर है ना, हम आपके शेयर जो है 195 में खरीदने के लिए तैयार है। कितने में? अभी जो है मार्केट में जो है शेयर की कीमत कितनी है? 165 रुपया। कंपनी कह रही है आपके शेयर हमको वापस कर दो, हमको वापस कर दो, हम आप क्या क्या करेंगे? 195 रुपीज में आपके शेयर लगे। आप बोलोगे भाई अच्छी बात है, अरे बहुत अच्छी बात है भाई। हाँ, 1000 शेयर, अभी का भाव क्या है? सॉरी, हाँ अभी का भाव कितना है? तो अभी का भाव है 165 रुपया। तो 165 मल्टीप्लाई बाय 1000 शेयर कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई बाय 165 कितना हो गया? 1,65,000 रुपया। और यही जो है कंपनी कह रही है कि भाई ये शेयर हमको दे दो, ये शेयर हमको दे दो। कितने में लेने के लिए तैयार है? 195 में। चलो भाई 195, कितने का फर्क हो गया? आपने देखा भाई ये तो बल्ले बल्ले 30,000 का बड़े बड़े फायदा हो रहा है आपको। तो आपको लगा भाई ये तो मेरे लिए फायदेमंद चीज है। आपने क्या किया? ले भाई पूरे 1000 शेयर ले, ला पैसा लाओ। तो आपने 1000 शेयर दिए, तो बाजार में जो कीमत थी 165 की, आपको कितने में मिल रहा है वो? 195 में। तो 30,000 रुपये में आपने क्या किया? ज्यादा फायदा हुआ, आपने कंपनी के अपने शेयर दे दिए और ले लिए। अब ये आपके ऊपर ऑप्शन है, आप बोलोगे ना मुझे नहीं देना, तो फिर नहीं तो आपने कहा मुझे 50% देना है, 1000 शेयर नहीं देना, 500 देने, या आपने कहा भाई 500 नहीं, मुझे जो है 200 शेयर देने, 100 शेयर देने, वो आपके ऊपर है। आप पूरा देना चाहे, आप एक उसका जो है प्रोपोर्शनल देना चाहे, वो आपके ऊपर है। इसे कहते हैं बायबैक। तीसरा है राइट इशू, चौथा है राइट इशू। राइट इशू का मतलब क्या है कि कंपनी पे कर्जा है, कंपनी में समझो कि 5,000 करोड़ का कर्जा है। हाँ, इसके ऊपर लोन है। तो कंपनी चाह रही है कि भाई इस लोन को, कर्जे को अपने बोझ से हल्का करे। तो जैसे मैंने कहा कि भाई अभी शेयर की कीमत जो है वो 165 रुपया है, 165 रुपया अभी चल रही है। कंपनी आपको ऑफर दे रही है कि भाई हम आप हाँ अपने शेयर आपको बेचने के लिए तैयार है, हमारे शेयर, आप हमारे शेयर खरीदो। हमको क्योंकि लोन ये करना है, लोन को रिपे करना है, ये शेयर्स हम आपको 150 में देने के लिए तैयार है।
बात समझ में, मार्केट में जो शेयर की कीमत चल रही है वो 165 चल रही है। कंपनी कह रही है कि आप हमारे से खरीदो हमारे शेयर, मेरे पास जो शेयर है मैं आपको 150 रुपये में देने के लिए तैयार हूँ। अब सवाल ये आता है कि कंपनी आपको क्यों प्रायोरिटी दे रही है, बिकॉज वो बोली कि आप हमारे पुराने कस्टमर्स हो, आप हमारे पुराने क्लाइंट हो, इसलिए हम आपको प्रायोरिटी दे रहे हैं, आप हमसे ले लो भाई। तो अगर ये 1000 शेयर मैं अगर मार्केट से लेता हूँ तो कितने में पड़ेगा, 1,65,000। यही शेयर अगर मैं कंपनी से खरीदूं राइट इशू के थ्रू तो कितना हो जाएगा, तो कितने का फायदा हो रहा है मेरा, तो आपने देखा मेरा 15,000 का फायदा हो रहा है। तो आपको लगता है कि भाई ये प्रॉफिटेबल है तो कर लीजिए, आपको लगता है मुझे प्रॉफिटेबल नहीं लग रहा है तो मत करें। तो कोई इसमें फोर्स वाली बात नहीं है, वो बाजार में जो है अपने शेयर्स को बेच करके वो अपना पैसा जुगाड़ कर ले, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तो राइट इश्यू का मतलब क्या है कि आपको डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर जो है कंपनी अपने शेयर आपको ऑफर करे। क्यों ऑफर कर रही है, बिकॉज आप उसके पुराने क्लाइंट हो, कस्टमर्स हो, इसलिए जो है आप उसके शेयर होल्डर हो, इसीलिए। तो पहला था डिविडेंड, दूसरा था बोनस, तीसरा था बायबैक, चौथा है राइट इश्यू, पांचवा है स्प्लिट। हाँ, अब इसको क्या करना है, थोड़ा सा आपको नोट्स बनाने हैं। शुरू से मैं कहूँगा नोट्स पेन एक अच्छी 200 पेज की बुक बना ले, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें आपको नई नई चीज़ें आएगी। बिकॉज ये हमारा स्कूल का सब्जेक्ट नहीं है, ना ही हमारा कॉलेज का सब्जेक्ट है, ना ही हमारा जो है एडवांस लेवल पे हमने जो स्टडी किया है। जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो गए तो उन्होंने कुछ एक आध सब्जेक्ट पढ़ा है, लेकिन वो भी थियोरेटिकल है। इवन सीएस और सीएफएस वगैरह जो भी करते हैं उसमें जो है थियोरेटिकल रहता है, प्रैक्टिकल नहीं होता है। तो आपको नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, आप कितने ही जो है स्मार्ट हो। लेकिन हम सब ने मूंगफली खाए पे, कोई तो बादाम तो खाया नहीं है। मुझे भी आप कोई चीज़ सब्जेक्ट पढ़ाओगे तो 4 बार पढ़ाओगे तो मेरे समझ में आता है। तो फिर हम तो एवरेज स्टूडेंट है। तो नोट्स बनाओ, बिल्कुल शर्माना नहीं है। टाटा जो है वो नमक बेचता है, टाटा नमक 10 रुपये किलो नमक, टाटा नमक 10 रुपये किलो नमक। शर्माता है, नहीं शर्माता है भाई। इंडिया का सबसे रईस आदमी टाटा नमक बेचता है, कैसा किलो नमक, 10 रुपये किलो नमक। तो अगर शर्म शर्म आता है तो एक टाटा का नमक जो है पैकेट ले लो, एक सेल्फी ले लेना। किसी को शर्म, हाँ, तो बिल्कुल जब शर्म वरम खत्म हो जाएगी। तो नोट्स बनाना क्या करना है, शुरू करना। नहीं तो नोट्स नहीं बनाओगे तो 15 दिन बाद फिर आपको लगा अरे मैं नोट्स बना लेता तो अच्छा रहता, फिर ये भूल गया, तो फिर वापस से फिर से चक्कर करना पड़ेगा आपको। तो जो समझदार इंसान ये है कि जो है बात को समझे और उसको जो है पाबंदी से करने वाले बने। स्प्लिट क्या है, स्प्लिट का मतलब क्या है कि मेरे पास 100 रुपए की नोट है, मेरे पास 100 की नोट है। तो 100 की कितनी नोट है, मेरे पास एक ही नोट है, ठीक है। अब मैंने जो है इसको इसको खुला कर दिया, मैंने छुट्टा कर दिया। मेरे पास जो है 10 के जो है कितने नोट आ गए, 10-10 के मैंने जो है खुला कर दिया। कितने नोट आ जाएंगे मेरे पास, पहले मेरे पास 100 का एक ही नोट थी, 100 की एक ही पत्ती थी, तो मेरे पास एक ही नोट थी। अब मैंने क्या किया उसको, अब मैंने जो इसको खुला कर दिया, छुट्टा करा दिया, 10-10 की मैंने 10 नोट ले लिया। तो है मेरे पास कितना, है तो मेरे पास 100 रुपया ही ना। मिलाकर कितना हुआ, मेरे पास 100 रुपया ही है, ठीक है ना। वैसे इसी को बोलते हैं स्प्लिट। स्प्लिट का मतलब क्या है कि एक रोटी है, एक रोटी है, रोटी को हमने क्या किया, एक गोल रोटी हमारे घर में होती है, हम क्या करते हैं उसको, ये रोटी है, रोटी को क्या किया मैंने, 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया। भाई ये 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया, तो रोटी तो वही थी, रोटी तो वही थी ना भाई। हाँ, क्या हुआ वो रोटी, 1/, हाँ, 1/4 हो गया वो, ठीक है ना। रोटी तो वही है लेकिन मैंने उसको 4 हिस्से में तकसीम कर दिया। तो कहने का मकसद ये है कि मेरे पास 100 रुपया था, 100 रुपये को जो है मैंने खुला कर दिया, उसको 10 रुपये की नोट लिया, तो मेरे पास अभी 10 के 10 हो गए, 10 नोट हो गए, तो है तो मेरे पास 100 ही रुपया ना। वैसे ही जो है बास कंपनी के शेयर जो है ना बहुत हाई वैल्यू पे चलते हैं, मसलन एमआरएफ। एमआरएफ का जो है शेयर की कीमत तकरीबन 90,000, मोटा मोटा ले रहे हैं हम, आगे पीछे हो जाएगा। तो अगर मेरे पास 90,000 रुपया है तो मेरे पास कितने शेयर मिलेंगे, मेरे को एक ही शेयर मिलेगा, एक ही शेयर मिलेगा मेरे को। अगर मेरे पास 9 लाख रुपया है तो कितना शेयर मिला मुझे, एक ही शेयर मिला। अगर मेरे पास 9 लाख रुपया है और मुझे एमआरएफ के शेयर खरीदने तो कितने शेयर मिलेंगे मुझे, मुझे 10 शेयर मिलेंगे, क्योंकि एक शेयर की कीमत कितनी है, 90,000 रुपया। तो अगर मुझे जो है एमआरएफ टायर्स के जो है शेयर्स खरीदने हैं, मेरे पास 9 लाख रुपया, तो कितने शेयर मिले मुझे, जो है 10 शेयर मिलेंगे। अब जो है 90,000 का शेयर आप खरीदोगे, आप बोले पगला गए, 90,000 का शेयर कोई शेयर खरीदता है, हाँ। तो बोले ना मुझे नहीं खरीदना, कोई भी नहीं खरीदता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें वॉल्यूम जो है कम हो जाता है, खरीद फरोख जो है कम हो जाता है। इसके लिए कंपनी क्या करती है, इसको स्प्लिट करती है। इसको स्प्लिट करने का मकसद क्या होता है, इसके टुकड़े कर दिए। अब जो है मसलन जो है मैंने जो 9 लाख रुपया लगाए, किसके अंदर,
MRF टायर्स के अंदर से मेरे पास कितने शेयर थे? 10 शेयर थे। कंपनी ने क्या किया, इसके टुकड़े कर दिए। टुकड़े का मतलब क्या है? 90,000 को उन्होंने जो है 100 से तकसीम कर दिया, यानी इसकी वैल्यू कर दी कम। किसकी वैल्यू कर दी? शेयर्स की वैल्यू कर दी कम। जो 90,000 की कीमत था उसको 900 रुपये कर दिया। अब इसे क्या होगा? 900 करने से क्या हो गया? अब आप, मैं, हर आदमी जो है इसको खरीद खरीद सकता है। तो इसके अंदर जो है वॉलेटिलिटी बढ़ गई। तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास जो है पहले 10 शेयर थे, अभी कितने शेयर हो जाएंगे मेरे पास? 1,000 शेयर। क्योंकि मैंने कितने लगाया था? 9 लाख रुपए लगाया था ना भाई। तो मेरे 9 लाख तो होने चाहिए ना भाई। तो मैंने इस कंपनी के अंदर मेरे शेयर थे, तो मेरे पास पहले 10 शेयर थे, अभी कितने शेयर हो जाएंगे? 1,000 शेयर हो जाएंगे। तो मेरी वैल्यू कितनी है? 9 लाख की है। फायदा क्या होगा? इस पे टर्नओवर जो है वॉलेटिलिटी बढ़ जाएगी और इस पे जो है ज्यादा खरीद फरोख इसमें होता रहेगा। तो हमने देखा आज ही में, आज के वीडियो के अंदर, आज के फर्स्ट डे के अंदर, कि शेयर मार्केट है क्या। तो शेयर मार्केट इज नथिंग बट पार्टनरशिप। शेयर मार्केट के अंदर कुछ बुनियादी चीजें हैं जो आपको ध्यान देनी है। सबसे बुनियादी चीज है वो है आपकी डिसिप्लिन। अगर आपने डिसिप्लिन से काम किया तो शेयर मार्केट में कोई माइकल लाल आपको हरा नहीं सकता। दूसरा है कंसिस्टेंसी। डिसिप्लिन से मतलब क्या है? जैसे हमारे अंदर नमाज का हुक्म है भाई, भाई डिसिप्लिन। दुनिया इधर की उधर हो जाए, भाई जोर की नमाज तो जोर के वक्त में होगी, असर की नमाज जो असर के वक्त में होगी, मगरिब की अजान तो मगरिब के वक्त में होगी, ईशा की अजान तो ईशा में होगी, और फजर की अजान तो फजर के वक्त में होगी। यहाँ 1 मिनट भी जो है, हाँ, आगे पीछे नहीं होता है। तो वो इसे कहते हैं डिसिप्लिन। डिसिप्लिन हमारी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है, ये अलग बात है। लेकिन हमारी जो है, हमारा मजहब जो है बहुत डिसिप्लिन सिखाता है। लेकिन अब जो है अब सबसे ज्यादा अनडिसिप्लिन हम ही हो गए। पड़ोस के देश में जो है उनके प्राइम मिनिस्टर जो है लेक्चर दे रहे थे, उनके लेक्चर को मैं सुन रहा था। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारी कंट्री जो है, हाँ, पहले नंबर जो है उम्रा में आती है। उम्रा में हमारी कंट्री जो है ना पहले नंबर पे है। हज में जो है वो दूसरे नंबर पे है। हज में क्या है? दूसरे नंबर पे है। लेकिन ईमानदारी में जो 121 नंबर पे है। बात समझ में आ रही क्या नहीं? हाँ, अपने जो है पड़ोसी मुल्क जो है, जो वो पूरा का पूरा मुसलमान है, उनके प्राइम मिनिस्टर का जो है, उनके प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि हमारी कंट्री जो है ना उम्रा में नंबर 1 है, हज में जो है नंबर 2 है, लेकिन ईमानदारी के अंदर क्या है? हाँ, ईमानदारी के अंदर 121 नंबर पे है। तो ईमान कमजोर होगा, तो ईमानदारी कहाँ से आएगी भाई? ईमान कमजोर होगा तो क्या होगा भाई? आज हज उम्रा तो करते रहोगे आप, लेकिन ईमानदारी नहीं है, वफादारी नहीं है क्या नहीं? तो सब ईमान होगा तो सब चीजें आ जाती ना, ईमान कमजोर होगा तो सब चीजें आ जाएगी। तो ये बातें है। तो हमारा रुझान जो है वो हज उम्र की तरफ ज्यादा होता है, ये कि भाई हमारा पड़ोसी है, उसकी बच्ची की निकाह है, परेशान है, उसकी तरफ जो है रुझान जाने के बजाय हम जो है वो 50,000 का उम्रा करते, 1.5 लाख का खाना करते। ये सब हमारे जो दिमाग में जो फुतूर भरा हुआ है, इसको हमको निकालना है। फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है। तो कंसिस्टेंसी क्या है? कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है कि भाई किसी भी काम को आप करो, थोड़ा करो, लेकिन कंसिस्टेंसी से होना चाहिए। जैसे जो है अगर बारिश की बूंदें किसी पत्थर पे पड़ती है, टप 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 टप, और कंसिस्टेंटली अगर वो पढ़ते रहे, एक वक्त आएगा पत्थर जो है वो, हाँ, टूट जाएगा। क्योंकि कंसिस्टेंटली वो क्या कर रही है, बूंदे जो है, जबकि बहुत कमजोर है, लेकिन पत्थर पे जो है पड़ रही, पत्थर कितना ही बड़ा हो उसका टूटना लाजमी है, चाहे वो कितने ही साल बाद हो। तो कंसिस्टेंसी की मतलब क्या है कि थोड़ा काम हो लेकिन कंसिस्टेंसी से होना चाहिए। एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ, कछुआ और खरगोश की रेस। बचपन में हमने स्टोरी भी पढ़े। कछुए और खरगोश के अंदर जो है दौड़ की रेस जो है ये हो जाती है, शर्त लग जाती है। और कछुआ जो है वो तो जमीन पर रेंगता है, और खरगोश जो है वो तो छलांग लगाता है। कितना फास्ट चलता है सबको मालूम है। अब जो है दोनों में 1 2 3 हो गए, चलो भाई रेस लगा। तो कछुआ जो है वो तो रेंगता रहा, भाई खरगोश ने तो जो है वो अपनी छलांग लगाई, और आधे रास्ते में गया, पलट के देखा तो कछुआ तो वहीं पर अपनी जगह पे ही रेंग रहा था। उसने कहा मैं थोड़ा देर में जो आराम कर ले, थका हूँ, थोड़ा आराम कर लेता, जब तक ये आएगा मैं फिनिश लाइन तक पहुंच जाऊंगा। अब जो है इसकी आंख लगी, आंख क्या लगती, थका हुआ था वो, सो गया। अब कछुआ जो है धीमे धीमे, हल्लू हल्लू, स्लोली 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 अपनी रेस को कंप्लीट करता रहा वो, हत्ता कि वो आगे पहुंच गया। जब इसकी आंख खुली खरगोश की, पीछे पलट के देखा तो कछुआ तो है ही नहीं। आगे देखा तो कछुआ जो आगे पहुंच गया, फिनिश लाइन तक पहुंच गया। अरे बोले अभी पकड़, अभी जो है
लपक लेता हूँ मैं, और उसने जो है छलांग लगाई जब तक कछुआ जो है फिनिश लाइन पार कर चुका था। कछुए की जीतने की वजह क्या थी? कंसिस्टेंसी। धीमे 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 धीमे, हल्लू हल्लू, स्लोली स्लोली काम करते रहो। आप कंसिस्टेंसी से काम करोगे, आप जीतना आपका लाजमी है। जीतना आपका लाजमी। शेयर मार्केट से कोई माइकल लाल आपको हरा नहीं सकता, एक बात याद रखो। आपका करोड़पति बनना लाजमी है। तीसरी बात, ये शेयर मार्केट नहीं, ये शार्क मार्केट है, याद रखो। इससे खिलवाड़ करने की कोशिश ना करो। हाँ, ये इससे खिलवाड़ करने की कोशिश ना करो। ये शेयर मार्केट नहीं, ये शार्क मार्केट है। यहाँ 440 वाट का करंट मिलेगा। हाँ, 440 वाट का करंट जो होता है, यहाँ भी जैसे 440 वाट का करंट होगा, उसके अतराफ में फेंसिंग की जाती है और लिखा था वार्निंग वार्निंग, डेंजर डेंजर, कॉशन, डेंजर 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 लिखा रहता है कि भाई यहाँ से दूर रहो दूर रहो दूर रहो। फिर भी आदमी जो है कहे कि अरे दूर रहो। हाँ, मैं शेर का बच्चा हूँ, मुझको कह रहा है दूर रहने के लिए, और आगे जो है बढ़ के जो है हाँ इससे जो है खिलवाड़ करने की कोशिश करे, तो उसका असर क्या होगा? वो जलेगा ही नहीं, बल्कि भस्म हो जाएगा, राख बन जाएगा। कि कहने के बावजूद तुमने नहीं माना, और इतना जो है डेंजर लिखने के बावजूद तुमने नहीं माना, उससे खिलवाड़ किया, तो तुम्हारा राग बनना जो है लाजमी है। तो ये शेयर मार्केट नहीं, ये शार्क मार्केट। से खिलवाड़ करने की कोशिश ना करो, बिल्कुल। इसलिए हमने इस ट्रेनिंग को जो है, ये ट्रेनिंग जो हमने डिजाइन किया है, ये आउट ऑफ एक्सपीरियंस है। हाँ, तो इसके लिए जो है 15 दिन की ट्रेनिंग है, प्लस 6 महीने की प्रैक्टिस है। ये आपको पाबंदी से करना है। जो इसके अंदर जो है, इसमें कछुआ बनने की कोशिश, खरगोश बनने की कोशिश करेगा, 15 दिन बाद बोले अब तो मैं सीख गया हूँ, चलो अब तो क्या है, सर ने बोले ठीक है देखते हैं बोले, और जाएगा तो फिर क्या होगा उसको? क्या होगा? हाँ, झटका लगना ही है उसको। फिर बोलेगा अरे सर आपने तो बोला था कि शेयर मार्केट जो है, हाँ, मुर्गी है जो रोजाना सोने का अंडा देती है। सोने का अंडा देती है, लेकिन तरतीब है ना भाई। एक आदमी को तैरना ना आए, और वो जो है किसी जो है तालाब में जो गहरा भी है उसमें छलांग लगा दे, तो क्या होगा भाई? बगैर तैरे आपने जो है तालाब में छलांग लगा दी, तो डूबे या ना डूबे, नाक और मुंह में पानी जाना तो लाजमी है उसको। ठसका तो लगना ही लगना है। तो बगैर जाने बूझे आप जो है शेयर मार्केट में जो है, हाँ, चले गए अपनी शान दिखाने के लिए। तो ये शेयर मार्केट है, यहाँ गलती की माफी नहीं है, गलती की सजा है। जितनी गलतियां करोगे उतनी आपको सजा मिलेगी, यहाँ माफी नहीं है। इसलिए जो बताया जा रहा है उस पर पाबंदी से आप अमल करो। हाँ, 15 दिन की जो है ट्रेनिंग, 6 महीने की प्रैक्टिस। अपने आप को जो है यहाँ रुस्तम बताने की या जताने की जरूरत नहीं है। जो बताया जाएगा उस तरतीब से काम करो। जो बच्चा इसमें जो है सक्सेसफुली करा, उसके लिए जो है करोड़पति बनना उसके लिए लाजिम है। हाँ, वो तो करोड़पति बन के जाएगा, ये तो मेरे अल्फाज है। कोई भी हो, कोई इसमें मुझे जो है कोट पैंट टाई वाले की जरूरत नहीं कि भाई वो पीएचडी हो या उसने जो है इतना हायर एजुकेशन किया है तो ही वो बनेगा। एक आदमी, साधारण आदमी जो है, जो रिक्शा चलाने वाला है, जो 8वीं पास है, या एक मुदरिस है, जो अपने जो है टीचर है, कोई भी है, वो बड़े आसानी से उससे करोड़पति बन जाएगा, बड़े आसानी से। हाँ, ये मेरा चैलेंज है आपको। दूसरी बात, कुछ चीजें मैं आपसे, ये सब चीजें हम एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। देखो, एक्सपीरियंस अलग होता है, और एक जो है मनगढ़ंत बातें जो होती है वो अलग होती है। बाज लोग जो है वो कोर्स सीख लेते हैं, 15-20 दिन कोर्स सीख ले, कुछ वीडियोस देख लिए, उनको लगता है अब शेयर मार्केट मैंने समझ लिया, और वो थम करके जो है मार्केट में आते हैं, मैं भी ट्रेनिंग करूंगा, मैं भी यूट्यूब में वीडियोस बनाऊंगा। अरे भाई, ऐसी जाहिलाना हरकत जो है, ये बचकानी हरकत ना करे। ये जो गुजराती मारवाड़ी है ना, इनके बच्चे जो पैदाइशी जो है, माँ के पेट से निकलते तो उनको तो बिजनेस नजर आता है। 7 साल में जो हम जो सीख रहे हैं, 20 साल 30 साल 40 साल की उम्र में, वो तो 7 साल की उम्र में जो सीख लेते हैं वो लोग। एक बच्चा बचपन में जो है स्विमिंग सीखता है, एक बच्चा बचपन में जो है साइकिल सीखता है, और मैं जो है 20 साल का हुआ, अभी मैं स्विमिंग सीखूं या साइकिल सीखूं, तो मुझ में और उसमें जमीन आसमान का फर्क हो जाता है भाई। हाँ, कितना फर्क हो जाएगा। तो बिल्कुल जो है ऐसी नादानी ना करे। लेकिन किसको समझाए? वो समझते कि भाई हम बेवकूफ है, वो शाने हैं। तो वो बच्चे जो 7 7 साल से इस काम को सीख रहे हैं, वे खानदानी लोग हैं। मैं, चाचा भी करता है, ताऊ भी करते हैं, मामा भी करता है, घर के सभी लोग करते हैं, खानदानी लोग हैं जो कर रहे हैं, तो उनको तो सब कुछ मालूम है। और साथ जो है 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड देखकर आए हुए हैं। और फिर जो है उन्होंने इंजीनियरिंग भी की, एमबीए भी किया, उसके बाद उसका जो है उसकी सोच इतनी है, उनके हाईली क्वालिफाइड है, उसके बाद वो यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं। तो कितना क्वालिफाइड हो गए। और हम जो है नए नए जो है आ गए, और अपने आप को जो है वो बनने की कोशिश करो, तो ये नादानी हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ना करें। बल्कि हमारा मकसद क्या है कि आप जो है इसमें से जो है, हाँ, अपना जो है उल्लू सीधा कर ले भाई। आपको जो है फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना, आप जो है फाइनेंशियली स्ट्रांग बन जाए। तो 3 चीजें हैं इसमें, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। ये शेयर मार्केट नहीं, शार्क मार्केट है।
और चौथी चीज, यहाँ जो है माफी नहीं है, माफीनामा नहीं है, यहाँ हर गलती की सजा है। ठीक है, तो आज मैं वाइंड अप करता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि हमने आज क्या क्या किया। शेयर मार्केट क्या है, इज नथिंग बट अ पार्टनरशिप बिटवीन यू। हमारे या किसी कंपनी में हमने जो है पार्टनरशिप कर ली, चाहे आप आपका एक शेयर ले लिया, आपने 1000 शेयर ले लिया, आपके ऊपर है, कोई किसी के ऊपर कैद नहीं है। शेयर मार्केट में ये है कि आप किसी कंपनी पर डायरेक्टली केस नहीं कर सकते। अगर आपको कुछ ऊंच नीच नजर आती है तो आपको बीएसई या एनएसई को लिखना पड़ेगा। बीएसई क्या है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एनएसई क्या है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। एनएसई कब बना, जब हर्षद मेहता का स्कैम हुआ था, उस वक्त जो है वो एनएसई बना हुआ था। ठीक है, तो उसके पहले बीएसई चलता था। और बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स जो हमारे कंट्री के अंदर आते हैं वो है एफआईआईज एंड एफपीआईज। एफआईआईज कौन होते हैं, जो कोई कनाडा में बैठा है, कोई यूरोप में बैठा है, कोई एशिया पैसिफिक से है, कोई ऑस्ट्रेलिया से है, कोई मिडल ईस्ट से है, कोई साउथ अफ्रीका से है, मैक्सिकन से है। समझेगा नहीं, पूरे वर्ल्ड से लोग जो है, सबकी निगाह किस पे जो है। मैंने कहा इंडिया पहले भी सोने की चिड़िया थी, आज भी इंडिया सोने की चिड़िया है, इसका मेरे अल्फाज पे ध्यान दे। तो एफआईआईज की नजर जो है इंडिया पे है। अभी ज्यादा पैसा जो है मिडिल ईस्ट से आएगा, तो हमको चाहिए कि हम इससे जो है बहुत ज्यादा फायदा उठाएं और जो है मुल्क की तरक्की के अंदर जो हम साथ दें। अब ऐसा होता है हम अपने आप को जो है ना अलग कर देते हैं, मेन स्ट्रीम में आने की कोशिश करें, मेन स्ट्रीम में आए। ठीक है ना। तो हमने देखा कि जो कंपनी की जो करता धरता है वो तो प्रोमोटर्स कहलाते हैं, और हमने जो इन्वेस्टमेंट किया तो हम उसके पार्टनर हैं, तो हम यहाँ जो है शेयर होल्डर्स कहलाते हैं। एफआईएस की तरह यहाँ डीआईएस भी होते हैं। डीआईएस जो है वो लोकल इन्वेस्टर्स होते हैं। लोकल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं वो भी हम देखेंगे। अब जो है हमने एग्जाम्पल लिया था कि भाई केएफसी मैकडोनल्ड को अपना जो है बिजनेस को एक्सपांड करना है। मेरी कंपनी है, मुझे जो है एक्सपांशन करना है, तो मैंने क्या कि एक्सपांशन के लिए मुझे 20,000 करोड़ की जरूरत है। तो 20,000 करोड़ लाएंगे कहाँ से? तो एक तो है कि भाई आपके जानने वाले लोगों से आप बात कर लीजिए, उनसे करके काम कर लीजिए। तो उन्होंने कहा भाई हमारे पास तो पैसे नहीं, तो ऑप्शन क्या है, बैंक के पास जाओ। बैंक ने कहा कि भाई आपका जो है वो हफ्ता चालू हो जाएगा। हफ्ता कहाँ से देंगे भाई, हमारा तो कारोबार ही नहीं होगा, तो हफ्ता कहाँ से देंगे? बोला ना, अगर हफ्ता नहीं दोगे तो हम लोन नहीं दे सकते। ठीक है, किसी ने उनको एडवाइस दिया कि आप कंपनी बना लो। कंपनी बन गई। कंपनी बनने के बाद में उन्होंने अपना पर्चा कहाँ सबमिशन किया, बीएसई एनएसई में, कि भाई हम जो है इस तरीके से काम करना चाहिए और ये हम आईपीओ लेके आना चाहिए। आईपीओ का मतलब क्या है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। जो कंपनी पहली बार पब्लिक से पैसे लेती है अपने कारोबार को जो भी करने के लिए, उसे कहते हैं आईपीओ। अब इनको जो है कि केएफसी मैकडोनल्ड को जो है अपने आउटलेट को, अपने जो है ब्रांचेस को एक्सपांड करना है पूरी इंडिया के अंदर। अब अंदाजा लगा लो, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और ईस्ट से लेके वेस्ट तक जितने भी हिल स्टेशन है, जितने एक्सप्रेस हाईवेज है, जितने यूनिवर्सिटीज है, कॉलेजेस है, स्कूल्स है, जितने जो है आपका सी फेसिंग है, हिल स्टेशन वगैरह जो भी है, तो उतने लगने के लिए उनको वक्त जाएगा। तो उन्होंने कहा कि भाई हमको 18 से 2 साल का वक्फा चाहिए, क्योंकि उनकी स्टैंडर्ड होती है, उनका एक स्टैंडर्ड होता है, इस स्टैंडर्ड में काम होना है। तो जगह का पहले जो है ढूंढना, फिर उसका लाइसेंस लेना, फिर उसका एग्रीमेंट होएगा, एग्रीमेंट के बाद में उसका इंटीरियर होगा, मैन पावर हायर होगा, फिर ये सब चीजें जो वक्त जाएगा उसके लिए। अब जो है इन लोगों ने जो है इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर दिया, जिसको अच्छा लगा उसने किया। ए के पास 10,000 था, उसने 10,000 कर दिया। बी के पास 50 था, उसने 50 कर लिया। सी के पास 5,000 था, उसने 5,000 कर दिया। डी के पास 5 लाख था, उसने 5 लाख कर दिया। ई के पास जो है, इन्होंने इसके बिजनेस को समझ लिया था, तो उनको कन्विक्शन था, उन्होंने लगा दिया पैसा। अब मैंने आपको सबसे बुनियादी बता दिया कि भाई किसी भी कंपनी को जो है उसको स्टडी करना है, तो ये बातें हैं। क्या है? सेल्स। सेल्स यानी बिक्री। सेल्स यानी बिक्री। हाँ, दूसरी बात उसके एक्सपेंस। एक्सपेंस कंट्रोल में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सेल्स बढ़ रहा है तो एक्सपेंस भी अनाप शनाप हो रहा है, नहीं, कंट्रोल में होना चाहिए। प्रॉफिट। सेल्स बढ़ा तो प्रॉफिट भी जो है कंसिस्टेंटली उसका राइज होना चाहिए। मैनेजमेंट स्ट्रांग होना चाहिए, मैनेजमेंट में गड़बड़ी हाँ नहीं होनी चाहिए। फिर कोई लोन वगैरह उसने ना लिया हो, अपने शेयर्स को जो है गिरवी नहीं रखा हो। हाँ, फिर अपना प्रोडक्ट, नए नए प्रोडक्ट उसके पास होने चाहिए, एक्सपांशन प्लान होना चाहिए। इस तरीके से रहेगा तो समझ लीजिए शेयर का बच्चा है। अब जो है इसमें पैसे लगाइए आप। अब होता है कैलेंडर ईयर और एक होता है फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर तो वही जनवरी से लेकर दिसंबर तक। जनवरी 1 तारीख को 31 दिसंबर हम मनाते हैं और 1 तारीख को जो है नया कैलेंडर आ जाता है। लेकिन ये जो है फाइनेंशियल ईयर, ये किसके लिए? जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, जीएसटी फाइल करते हैं, इनके लिए है। तो इसमें क्वार्टर्स होता है। तो पहला क्वार्टर जो है वो चलेगा अप्रैल से लेके जून तक। अप्रैल मई जून, 3 महीने का। तो ये पहला क्वार्टर हो गया। ये दूसरा क्वार्टर हुआ जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जैन फेब मार्च। ये आपका तीसरा क्वार्टर। ये क्वार्टर जो है आपका ईयर एंडिंग भी हो जाता है। ये जो चौथा क्वार्टर है ये ईयर एंडिंग भी हो गया आपका, लास्ट क्वार्टर भी ईयर एंडिंग भी हो गया, यानी साल का आखिरी है ना ये, इसलिए इसको ईयर एंडिंग भी कहते हैं।
तो हर क्वार्टर के अंदर जो कंपनी लिस्टेड है उसको बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है देना पड़ता है। बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होता है, यही सब चीजें होती है भाई, कि भाई पूरा चिट्टा पिट्टा जो है उसका आ जाएगा इधर, कितना लोन लिया है, कितना कर्जा लिया है, कितने शेयर्स को गिरवी रखा है, क्या किया, सब कुछ आ जाएगा, कि कितना प्लान्स है, नया प्रोजेक्ट क्या है, इसके बाद में सब पूरा के पूरा इसमें आ जाएगा उसको। इसकी चोरी यहाँ जो है पकड़ी जाती है, हाँ कुछ गड़बड़ी करेगा। तो मैंने कहा आपको क्वालिटी में काम करना, जैसे मैंने एग्जांपल आपको बार बार देता हूँ, टाइटन की घड़ी, टाइटन की घड़ी जो है वो महंगी मिलेगी आपको, टाइटन की घड़ी जो है वो सस्ती नहीं मिलेगी, लेकिन टाइटन की घड़ी के अंदर क्वालिटी है, हाँ वैल्यू है, ब्रांड है, नाम है, उसका आपको वारंटी मिलती है। और जो बस अड्डे पर ट्रेन स्टेशन पे जो मिलती है वो तो आपको वही चमक है, लेकिन उसके अंदर वो वैल्यू नहीं है, ब्रांड नहीं है। तो ये कचरा काम नहीं करना आपको। जैसे मैंने बताया कि करीम भाई ने जो क्या किया, 20 रुपए का शेयर ले लिया, किसी के कहने पर के 20 रुपए का 200 हो जाएगा, तो करीम भाई ने जो है ₹1,00,000 लगा दिए। अब क्या हुआ, वो ₹1,00,000 का क्या हो गया, ₹1,000 हो गया। बोले ये तो जुए का अड्डा है, जुए का अड्डा है, जुए का अड्डा है। तो जुए का अड्डा तो हम भी कह रहे हैं ना, बगैर सीखे अगर आप करोगे तो जुए का अड्डा है। बगैर सीखे अगर आपने तालाब में जब मारे तो क्या होगा भाई, नाक मुंह में पानी जाना तो लाजमी है ना भाई। तो उसमें कौन सी है, जो कुदरत के नियम के अगेंस्ट अगर आप काम करोगे, बगैर सीखे आप जो करोगे, तो आपको तकलीफ तो होनी होनी है। तो आपने देखा कि भाई ये कंपनी के अंदर जो है प्रॉफिट पे प्रॉफिट हो जा रहा है। अब जो है केएफसी मैकडॉनल्ड में जिसने पैसे लगाए थे, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर, कंपनी बहुत एक्सपांड कर रही है, लोग इसको पसंद कर रहे हैं, इसके सेल्स में भी बिक्री भी हो रही है, इसका सेल्स भी बढ़ रहा है, इनकम भी बढ़ रही है, प्रॉफिट भी हो रहा है, और जो है नए नए प्रोडक्ट भी आ रही है। तो कंपनी प्रॉफिट कर रही है। कंपनी ने क्या किया कि बोले हम इसको डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे। तो कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, कितना किया, 15 रुपया। तो पहले बार 15 किया, दूसरे बार कितना किया, 8 रुपए किया, टोटल मिलाकर कितना हो गया, 23 रुपया। और यही पैसा अगर मैं बैंक में रखता तो साल के आखिर में मुझे 6,000 रुपये मिलता। 6,000 से क्या होता है भाई, महीने का कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको डिवाइड बाय 12 करूँ तो महीने का 500 रुपया। तो 500 रुपये मेरे बिजली का बिल भी घर का नहीं होगा। यही 1,00,000 रुपया अगर मैं कंपनी में इन्वेस्ट करूँ तो मुझे अनाप शनाप पैसा होता है। कैसे पैसे मिलते देखो, कि भाई शेयर्स की वैल्यू बढ़ते गई, अगर अच्छी कंपनी में आपने लिया तो शेयर्स की वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ती जाएगी। अगर जो है अगर रिवर्स हो गया, इसमें से कोई चीज़ रिवर्स हो गई तो शेयर्स की वैल्यू नीचे आ जाएगी। शरीयत ने यही हुक्म दिया है। फिर क्या हुआ, इसमें डिविडेंड मिला उसको। पहले बार डिविडेंड कितना मिला, 15 रुपया। दूसरे बार डिविडेंड कितना मिला, 8 रुपये। ये आपके खाते में ऑटोमेटिक आ जाता है। तो बल्ले बल्ले, तो यहाँ तो कितना मिला, यहाँ आपको 23 रुपये मिल गया। और बैंक कितना दे रही थी आपको, 6 रुपया दे रही थी। साल के आखिर में कितना दे रही थी आपको, 6 रुपया। तो क्या बेहतर है, अभी आप देख लीजिए उसको। सॉरी। तो आपने देखा कि डिविडेंड के अलावा कंपनी बोनस भी देती है। बोनस का रेशियो होता है 1:1 बोले तो, अगर आपके पास जो 1,000 शेयर है तो कंपनी ने आपको 1,000 शेयर अपनी तरफ से दे दिए। कितना हो गया, 2,000 शेयर हो गए फ्री में। कोई इसके लिए आपको ये नहीं है। 1:2 का मतलब क्या, अगर 1,000 शेयर है तो कंपनी आपको 500 शेयर फ्री दे रही है, तो 1500 शेयर हो गए। 1:5 का मतलब क्या, 1,000 एवरी 5 शेयर के एवज में आपको एक शेयर मिला, यानी 200 शेयर मिल गए, आपके पास 1,200 शेयर हो गए। तो बल्ले बल्ले, घर बैठे बैठे आपको क्या मिला। हाँ, तीसरा जो था वो बायबैक। कंपनी अभी जो भाव चल रहा है उसको 165 रुपया चल रहा है। अभी जो है शेयर की कीमत जो है आपके 165 रुपया जो बाजार में चल रही है। कंपनी कह रही है कि आप अपने शेयर हमें वापस कर दो, हम आपको जो है 195 रुपीज में देंगे। यानी 1,000 रुपया, 1,000 शेयर है, अगर मैं इसको मार्केट में बेचता हूँ तो 1,65,000 आएगा मुझे। अगर वही शेयर मैं कंपनी को वापस करता हूँ तो मेरे को कितना मिलेगा, 1,95,000। यानी कितने का फर्क हो रहा है, 30,000 का फर्क। तो बताओ ना, बल्ले बल्ले भाई, कंपनी को दे दो वापस। अब आप चाहो तो पूरे शेयर दे दो, चाहो तो उसका कुछ परसेंटेज दे दो, या आपके ऊपर है। ठीक है। राइट इशू का मतलब क्या है, कि भाई कंपनी में कुछ कर्जा है, कंपनी अपने बोझ को हल्का करना चाह रही है। वो चाहे तो वो बाजार से पैसे उठा सकती है, लेकिन वो पहले आपको ऑफर दे रही है। आपको ऑफर क्या दे रही है, कि भाई अभी भाव चल रहा है 165 रुपया, हम अपने शेयर आपको देना चाहते हैं 150 रुपये में, आप खरीदोगे। तो आपको लगता है कि हाँ भाई ये वायबल है, अगर मैं 1,000 शेयर खरीदता हूँ मार्केट से तो 165 रुपया लग जाएगा, और यही शेयर अगर कंपनी से लेता हूँ राइट इशू के जरिए तो मुझे 15,000 का बेनिफिट लग रहा है। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है आप ले लीजिए, नहीं अच्छा लगा तो छोड़ दीजिए, कोई हर्ज नहीं। स्प्लिट का मतलब क्या है, कि कंपनी का जब जो शेयर्स की कीमत बहुत ज्यादा हो जाती है, जैसे हमारे टायर्स की एक शेयर की कीमत 90,000 है, तो इसको तो कोई खरीदेगा नहीं, कोई खरीदेगा नहीं। कि इतनी बड़ी वैल्यू का तो इसमें जो है वॉलेटिलिटी कम हो जाती है। तो इसको कंपनी क्या करती है, इसको स्प्लिट करती है, इसके टुकड़े करती है। जैसे मेरे पास 100 का नोट है, तो 100 का एक ही नोट है मेरे पास, मैंने इसको जो है छुट्टे करा दिया, खुला करा दिया मैंने। तो 10-10 के कितने नोट आ गए मेरे पास, 10 नोट आ गए, तो मैंने इसको टुकड़े किए, है ना। तो वैसे ही जो है 90,000 का शेयर था, तो अगर मेरे पास 9 लाख है तो मैंने कितने शेयर खरीदा, 10 शेयर खरीदा MRF के। तो अभी जो कंपनी ने कहा भाई इसको इसके स्प्लिट कर दो, उसको 100 टाइम्स स्प्लिट हो गया इसको, तो कितने इसकी वैल्यू कितनी हो गई,
90 हो गए, लेकिन मेरे पास शेयर्स कितने हो गए, पहले 10 शेयर थे, अभी कितने हो गए, 1000 शेयर हो गए, तो मेरी वैल्यू तो वही होगी 9 लाख के, मेरे इन्वेस्टमेंट तो कंपनी के तो 9 लाख रुपया है। तो ये 5 बेनिफिट आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से होते हैं। वंस अगेन मैं आपको रिमाइंड करता हूँ, इसका नोट्स बनाना आपके लिए कंपलसरी है, बिल्कुल कंपलसरी, एक बात का ध्यान रख लीजिए। वक्तन फौक्तन आपको जो है बताया जाएगा क्या क्या एक्टिविटीज करनी है, उस एक्टिविटीज को आप करते रहिए। इंशाल्लाह जो है इस लाइन का आपको हम जो है विराट कोहली बना देंगे, प्रोवाइडेड आप हमारी तरतीब से चलेंगे। आपके अंदर का खरगोश बाहर आ गया और आपने उठपटांग हरकत की तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने बताया आपको डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। ये शेयर मार्केट नहीं, शार्क मार्केट है, ये जो है 440 वॉट का करंट है। अगर आपने जो है इसको समझदारी से किया तो ये ऐसी मुर्गी है जो रोजाना सोने का अंडा देगी और अगर आपने इसे हट के काम किया तो ये ऐसा डेंजर है कि आपको राख बना देगी, ठीक है। तो यहीं पे आज जो हम वाइंड अप करते हैं इंशाल्लाह। और सेकंड चीज जो है, ये ग्रुप आपका बना हुआ है, तो ग्रुप के अंदर जो है कई लोग हैं और पूरे इंटरनेशनल लेवल पे लोग इसमें जो है मौजूद है। और ये ग्रुप जो है 6 महीने तक, नेक्स्ट 6 महीने तक रहेगा। तो आपको अपने आप को इसमें इंट्रोड्यूस कर देना है, यानी मैं फला फला और कहाँ से हो, अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन और कौन सी कंपनी में आप बताना चाहोगे, आप सऊदी में हो, हैदराबाद में हो, बेंगलोर में हो, लखनऊ में हो, बॉम्बे में हो, टीचर हो या लॉयर हो, जो भी हो, अपना इंट्रोडक्शन दे करके और नीचे अपना मोबाइल नंबर हो तो मोबाइल नंबर दे दिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारा 6 महीना विल बी लाइक अ फैमिली, हम एक फैमिली की तरह रहेंगे, हमारा इंटरेक्शन रहेगा, ठीक है। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।